हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लीजिए, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के हम आ गए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एक कंसेप्ट अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखना। जिसने भी इकोनॉमिक्स की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है या जिसने कर ली है, सबको ये समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना, सभी के लिए है ये वीडियो। आपके लिए इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे इससे। यूनिट्स कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग दोनों पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गया। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर वाला चैप्टर हो गया। एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिएंट डिमांड हो गया, ये पूरा पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में हमारा क्या है, गवर्नमेंट बजट पूरा पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपकी नेशनल इनकम को छोड़ के बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो नेशनल इनकम की आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको भी जरूर देखना। करते हैं कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ना है, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बार्टर सिस्टम क्या है हमारा, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम क्या है, जब हम एक्सचेंज करते थे गुड्स को गुड्स से, यानी कि जूते चाहिए तो चावल दे दिए, और अगर आपको गेहूँ चाहिए तो आपके पास जो भी कमोडिटी अवेलेबल है, आप सेल आउट करना चाहते हैं तो उसे एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके से हम पहले करा करते थे, किसी भी चीज़ को, किसी भी कमोडिटी को इस तरीके से ख़रीदा करते थे। क्या है ये, एन इकोनॉमी वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी बोला जाता था उसे, और सीसी इकोनॉमी बोला जाता था। ये था हमारा बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को हटाया गया और इंट्रोडक्शन किया गया किसका, मनी का। तो बार्टर सिस्टम में क्या लिमिटेशंस थी वो देख लेते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम में क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था। बार्टर सिस्टम में क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कमी थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है वो देख लेते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है हमारा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या हो जाता था हमारा कि जिस चीज़ की ज़रूरत जिसे है उसे वो चीज़ मिल जाए, वो दे करके जो उसके पास है। नहीं आया होगा समझ, तो अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास शूज़ हैं, मुझे इस शूज़ को दे करके किसी से चावल लेने हैं, तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ये शूज़ ले ले और मुझे चावल दे दे। जिसको शूज़ की ज़रूरत हो वो, और उसके पास चावल अवेलेबल हो कि मुझे वो चावल दे दे और ये शूज़ ले लें, तो ऐसा बंदा मुझे ढूंढना पड़ता था। तो इसमें क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कमी थी। दूसरा क्या है हमारा, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। इसमें किसी भी तरीके की कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू नहीं थी। क्या पता उसके चावल मेरे जूतों के सामने महंगे हों, या मेरे जूते उस चावल के सामने महंगे हों, कॉस्टली हो जाए, यानी कि कोई मेज़र करने की वैल्यू ही नहीं हुआ करती थी बार्टर सिस्टम में। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू भी इसकी लिमिटेशंस थी। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है आपका, फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी। फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि आज की डेट में पैसा ले लिया और कभी दे दिया इन फ्यूचर। अब तो हम वो मनी की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम के केस में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं हो पाता था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट हो जाता था कि हम फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते थे। फोर्थ है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। और किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को स्टोर करके रखना, यानी कि वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन मनी को तो मैं सेव करके बैंक अकाउंट वगैरह में डलवा सकती हूँ, तो उस टाइम पर स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं होता था। इन सारी लिमिटेशंस की वजह से हमारा क्या आया, मनी आया। मनी में क्या है अब पढ़ लेते हैं। मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी क्या है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। मनी ऑफ एक्सचेंज क्या है कि आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं मनी को पे करके, पैसे देते हैं और कोई भी चीज़ ले सकते हैं, यानी कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है अब। और मेजर्स ऑफ वैल्यू है ये, यानी कि किसी भी चीज़ को आप किस में मेज़र कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं। 1 किलो का इतना आएगा, इस शूज़ की इतनी कीमत है कि इसके बदले चावल इतने में जाएगा, तो आप इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं मनी को। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि हम मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, बैंक वगैरह में हम सेव भी कर सकते हैं मनी को, अपने घर में भी स्टोर कर सकते हैं उसे। तो ठीक है। मीन्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, आज पैसा ले लिया और इन फ्यूचर में कभी पेमेंट कर दी, तो वो भी काम हमारा मनी से ईजी हो गया। तो यानी कि आपने देखा बार्टर सिस्टम की जितनी भी लिमिटेशंस थी मनी ने वो फुलफिल कर ली है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है, मेजर्स ऑफ वैल्यू बन गया है, स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया है, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बन गया है। तो मनी की यही डेफिनेशन है हमारी।
उसके बाद नेक्स्ट जब हम मनी सप्लाई की बात करेंगे, मनी सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1 मार्क में आपका आ ही जाता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। क्या होता है मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। याद रखना मनी सप्लाई क्या होती है? जो भी टोटल वॉल्यूम हमारी मनी की जो भी पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में, उसे हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। यानी कि जो भी पैसा हमारा पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में, उसे हम मनी सप्लाई बोलेंगे। इसके फीचर्स क्या है मनी सप्लाई के? मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा माना जाता है मनी सप्लाई में। किसी भी इंडिविजुअल का और बिजनेस फॉर्म का पैसा मनी सप्लाई माना जाता है, जो कि हेल्ड कर रखा है किसी भी इंडिविजुअल ने या फिर बिजनेस फॉर्म में। लेकिन अगर कोई पैसा गवर्नमेंट ने या बैंकिंग सेक्टर के पास है, उसे हम मनी सप्लाई नहीं मानते। इट डज़ नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, दैट इज़ गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर को मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं माना जाता है। यानी कि जब पब्लिक हेल्ड करती है जिस भी पैसे को, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। और ये क्या है आप बताइए? स्टॉक कंसेप्ट है। कैसे स्टॉक कंसेप्ट है ये? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कंसर्न करता है। मनी एक तो हेल्ड बाय द पब्लिक होता है खाली, और ये क्या है? हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। तो हमारा मनी सप्लाई हो गया ये। और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? M1, M2, M3, M4 के बारे में पढ़ेंगे। जब हम M1 के बारे में पढ़ते हैं तो M1 में क्या क्या होता है, ये सारे तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बट बेसिकली आप याद कर लीजिए कैसे होता है ये। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो भी करेंसी और कॉइन्स हमारे पब्लिक के साथ है, कुछ भी हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स, कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, वो हमारी करेंसी एंड नोट्स होंगे, ठीक है, जो भी पब्लिक के पास है। प्लस में डीडी ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का जो भी डीडी है, कमर्शियल बैंक पे जो भी डिमांड डिपॉजिट है यानी कि चेक्स वगैरह वो सारा, या फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा, जो भी पैसा हमारे आरबीआई के साथ है, आरबीआई के पास है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी पैसा, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, वो सारा हमारा M1 का पार्ट बनेगा। और M2 क्या होता है? हमारा जितना भी M1 है वो सारा, प्लस में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास जो भी सेविंग डिपॉजिट है उसको ऐड कर देते हैं M1 के साथ, तो वो हमारा क्या बन जाता है? M2 बन जाता है। M3 क्या होता है? हमारा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक आ जाता है। जब नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक वाला M1 के साथ ऐड हो जाता है तो वो हमारा M3 बन जाता है। और M4 क्या होता है? हमारा जो भी हमारा M3 के अंदर है वो सारा, प्लस में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये सारा हमारा M4 का पार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये मनी चैप्टर में हमने बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बैंकिंग में क्या है हमारा। आपका कॉमर्शियल बैंक तो ऑमिट हो चुका है, तो हम बात कर लेते हैं पहले मनी मल्टीप्लायर की। मनी मल्टीप्लायर में क्या पढ़ना है आपने? आइए मनी मल्टीप्लायर देख लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर मेजर द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप एज रिजर्व। अभी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, आगे हम मनी क्रिएशन करेंगे उसमें आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है आपका? ये मेज़र करता है कि कितना पैसा डिपॉजिट होने पे रिज़र्व रखने के बाद लैंड करने के बाद कितना पैसा उसमें मल्टीप्लाई होता चला गया, कितना पैसा क्या हो गया? बढ़ता चला गया। कितना पैसा बैंक हमारा एक डिपॉजिट से कितने गुना बढ़ा सकता है, उसे हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। वो चीज़ मेज़र करता है हमारा मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो। 1/LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशो। तो मनी मल्टीप्लायर मेजर करता है अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, कि बैंक कितना एबल है, कितने डिपॉजिट से कितना क्रिएट कर सकता है रिजर्व को रखने के बाद। विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप एज रिजर्व रखने के बाद कितनी मनी को वो मल्टीप्लाई कर देता है। ये था हमारा मनी मल्टीप्लायर। ये आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे के सेशन में, जब हम क्या कर लेंगे? मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन पढ़ लेंगे। इस टॉपिक को करने के बाद आपको मनी मल्टीप्लायर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं मनी क्रिएशन क्या होता है और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। देखिए मनी क्रिएशन क्या होता है हमारा, आपने सुना होगा पैसे से पैसा बनता है, ठीक है, पैसे से पैसा बनता है। पैसे से पैसा कैसे बनता है हमारा? इस तरीके से बनता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ही यही है कि क्रेडिट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, मनी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। वो पैसा कैसे बनता है? जब वो पैसा पूरी इकोनॉमी में फैलता है तब वो पैसा बढ़ता है हमारा। किस तरीके से? क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन का प्रोसेस है। कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक ही क्रेडिट क्रिएट करते हैं विच इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है उसकी इनिशियल डिपॉजिट से। फार एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है उसकी इनिशियल डिपॉजिट
से। हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसे कैसे आप करेंगे इसे। इसकी डेफिनेशन बस यही है कि कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट को विच इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, जो कि उसकी इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ही ज़्यादा होता है मनी क्रिएशन। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पशन क्या है, द एंटायर कॉमर्शियल बैंक इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। इसमें क्या है, हम जब मनी क्रिएशन की बात करेंगे तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उससे हमने सिंगल यूनिट लिया है, यानी कि सारे कॉमर्शियल बैंक एक ही हैं। और ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी रूटेड थ्रू बैंक, यानी कि जितनी भी पेमेंट हो रही है या जितनी भी रिसिप्ट हो रही है कोई भी कैश में नहीं हो रही है, सारी बैंक के थ्रू होकर के जा रही है, बैंक रूटेड थ्रू द बैंक है। ठीक है, तो सारी की सारी रिसिप्ट और पेमेंट जो भी है इकोनॉमी में वो किससे जा रही है, बैंक से जा रही है। ठीक है, अब इसका जो हमारा लीगल कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो इस तरीके से लिखना, ये पूरा 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, 6 नंबर में भी आ सकता है। तो इसे किस तरीके से लिखना है मैंने आपको वो भी दिखा रखा है कि पहले मीनिंग डाल देना, एजम्पशन डाल देना, फिर आपने एक लीगल कंसेप्ट लिखना है। इसमें लीगल कंसेप्ट क्या लिखना है देख लीजिए। द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक आर यूज फॉर गिविंग लोन, यानी कि इसमें जितने भी डिपॉजिट आएंगे, बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आएंगे वो किसके लिए देता है, वो अपने लोन के लिए देता है। बैंक कैन नॉट यूज़ द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लैंडिंग, लेकिन वो पूरा क्या करता है, पूरा लोन नहीं देता है। वो जितना भी डिपॉजिट आया, 1000 रुपये डिपॉजिट आया तो 1000 रुपये लोन में नहीं दे देता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एट रिजर्व। उसे कुछ अमाउंट, कुछ फ्रैक्शन क्या करना पड़ता है, रिजर्व की तरह रखना पड़ता है। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशो। उस फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, LRR, लीगल रिजर्व रेशो बोला जाता है। एंड इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बताती है कि इतना अमाउंट, अगर आपके पास 1000 रुपये आया तो 1000 रुपये में से कुछ 10%, 20% आप क्या रखेंगे, ये जो परसेंटेज है ये सेंट्रल बैंक बताएगी, ये आप क्या रखेंगे, रिजर्व रखेंगे, यानी कि अपने पास रखेंगे। और बचा हुआ अमाउंट आप क्या कर देंगे, फिर एज अ लोन दे देंगे। यानी कि अगर 10% है तो 1000 रुपये का 10% कितना हो गया हमारा, 1000 रुपये का 10% हो गया 100 रुपये। 100 रुपये रिजर्व में जाएंगे, 900 रुपये आप आगे लोन की तरह दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, LRR का कंसेप्ट हो गया। आपसे 1 नंबर में LRR भी पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, रिजर्व होता है ये एक तरीके का, जो कि हम क्या कहते हैं, ये लीगली कंपल्सरी है बैंक के लिए कि वो मिनिमम फ्रैक्शन अपने डिपॉजिट के रिजर्व की तरह रखे, जिसे हम LRR बोलते हैं। और ये कौन फिक्स करता है, हमारा सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। तो अब देख लीजिए, एग्जाम्पल भी आपके सामने दिख रहा है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी में आपको मैं मनी मल्टीप्लायर भी बताऊंगी कि क्या होता है। तो लीजिए आगे इसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने राउंड्स डाल रखे हैं, ये हमारा डिपॉजिट है, ये हमारा LRR है, ये हमारा लोन है। ठीक है, तो अब पहले इनिशियल डिपॉजिट, बैंक में जो पहली डिपॉजिट हुई वो हुई 1000 रुपये की। ठीक है, 1000 रुपये का पैसा जो हमारे 1000 रुपये हैं उसमें से मैंने आपको बोला था कि कॉमर्शियल बैंक पूरे पैसे एज अ लोन नहीं देगा, वो कुछ क्या रखेगा, LRR रखेगा। तो 20% उसने क्या रखा, रिजर्व रखा। 20% 1000 का यानी कि 200 रुपये उसने रिजर्व रखा और 800 रुपये एज अ लोन दे दिया। फिर वो जो लोन है, आपको मैंने बोला था सब कुछ बैंक के थ्रू होगा, तो वो लोन जो है हमारा वापसी क्या हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया। फर्स्ट राउंड में जब बैंक में 800 रुपये डिपॉजिट हुए तो उस पर फिर से रिजर्व लगा, आपका 160 रुपये क्या लगा, फिर से रिजर्व लगा, उस पर 20% लगा ना, 800 का 20% 160 रुपीज़ क्या लग गया, रिजर्व लग गया। 800 में से 160 माइनस करके लोन कितना दिया, 640 दिया। 640 उसने लोन दिया, फिर 640 उसके बाद डिपॉजिट हो गया। उसके बाद ये LRR आपका 128 रिजर्व हो गया। 20% 640 का 20% 128 रिजर्व हो गया। उसके बाद 512 उसने क्या दिया, लोन दिया। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका लोन, आपका LRR और आपका डिपॉजिट क्या नहीं हो जाता, ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। तो मैंने आपको एक मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बताया था, वो अब आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा क्या होता है मनी मल्टीप्लायर। आपको ये देखना है कि ये डिपॉजिट आपकी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। यानी कि इनिशियल डिपॉजिट आपने जो कराई थी 1000 रुपये कराई थी, यानी कि इन सब को टोटल करके, यानी कि जैसे 800 रुपये, 640, आगे जो भी आया होगा 512 रुपये क्या है फिर से डिपॉजिट हुए होंगे, उस पर फिर रिजर्व रखा होगा, फिर लोन में गए होंगे, फिर वो लोन वाला पैसा फिर डिपॉजिट किया होगा। इस तरीके से ये हमारी क्या चलती जाएगी, सीरीज़ चलती चली जाएगी। ठीक है, तो वो कितना पैसा आपका 1000 रुपये से डिपॉजिट आपकी कितनी मल्टीप्लायर हो गई है, कितनी मल्टीप्लाई हो गई है, वो हम मनी मल्टीप्लायर से निकालते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1 में LRR, और आपका LRR कितना है, 20% है। तो यानी कि फॉर्मूला लगेगा 1 में 20%, यानी कि मतलब 20/100 करेंगे आप तो 0.2 आ जाएगा, 1 में 0.2। यानी कि जो आपकी मनी मल्टीप्लायर है वो आपकी 5 टाइम्स हो गई है। यानी कि इनिशियल डिपॉजिट से आपका पैसा 5 गुना हो गया है। 5 गुना यानी कि 5000 रुपये हो गया।
यानी कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट 1000 थी, मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5000 हो गई है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो आपकी LRR है वो किसके इक्वल चली जाएगी, आपकी इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल चली जाएगी। इस केस में जब आपका पैसा 5 गुना हो गया है, डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट 5 टाइम्स हो गई है, तो आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो किसके इक्वल चली गई है, आपके LRR यानी कि रिजर्व। इस केस में रिजर्व आपके इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल चला जाता है। तो ये था हमारा मनी क्रिएशन का कंसेप्ट। अब देख लीजिए इसमें क्या है, जैसे आपने पूरी हिस्ट्री इस तरीके से बता देनी है कि सपोज़ करिए इनिशियल डिपॉजिट जो बैंक में थे 1000 रुपये थे, उसमें 20% हमने क्या करा, LRR रखा। LRR 20% यानी कि 200 रुपये हमने क्या रखा, LRR रखा। और उसके बाद बैंक ने 800 रुपये लोन पे दे दिए। अब उसके बाद 800 रुपये फिर बैंक में डिपॉजिट हुए, ये 800 रुपये बैंक में डिपॉजिट हो गए। बैंक ने फिर से रिजर्व बनाया 160 रुपये का, और 640 रुपये क्या कर दिया उसने, लोन दे दिया। डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व बिकम इनिशियल डिपॉजिट। ये तब तक चलता रहेगा जब तक टोटल कैश रिजर्व आपके किसके इक्वल नहीं आ जाता, इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं आ जाता। मैंने बताया ना, देखो हमारा जो टोटल कैश, हमारा जो रिजर्व है, टोटल रिजर्व, ये एक रिजर्व है ना, ये जो टोटल करके रिजर्व आएगा वो किसके इक्वल चला जाएगा, हमारे इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल चला जाएगा। और लोन तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे कि 5000 रुपये डिपॉजिट हुए थे, 1000 रुपये रिजर्व में गए, तो लोन आपने 4000 रुपये का दिया होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, बैंक आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट ऑफ 5000। टोटल डिपॉजिट कितना बैंक क्रिएट कर पाया है, 5000 रुपये की टोटल डिपॉजिट कर पाया है। और इनिशियल डिपॉजिट ऑफ जस्ट ₹1000 की उसकी इनिशियल डिपॉजिट हो गई। टोटल डिपॉजिट बिकम 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। हमारी जो टोटल डिपॉजिट है वो कितनी हो गई है, 5 टाइम्स हो गई है। 5 टाइम्स इज़ नथिंग, 5 टाइम्स कुछ नहीं है, क्या है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 5 टाइम्स हो गई है। तो आपने देखा ना, डिपॉजिट 1000 से क्या हो गया, 5000 हो गया, यानी कि 5 टाइम्स हो गया। तो ये था हमारा मनी क्रिएशन। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या होता है हमारा, सेंट्रल बैंक फादर ऑफ ऑल बैंक्स कह लो, या सब सारे बैंक का फादर है या पापा है, जो भी कह लो। सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स। एक एपेक्स बॉडी है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक हमारा कंट्रोल करके चलता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है सारे बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को हमारी कंट्री के। यानी कि ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, उसे लाइसेंस देना, उसके काम को सुपरवाइज करना, बैंकर्स बैंक की तरह रिएक्ट करना। और गवर्नमेंट बैंक है ये सेंट्रल बैंक हमारा। तो यानी कि ये क्या है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है पूरे एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को। ठीक है। सेंट्रल बैंक इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें इसे इंडिया में जैसे कि इसे RBI बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा। UK में ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है। USA में इसे फेडरल रिजर्व सिस्टम बोला जाता है। आपको समझ आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो कि कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है पूरी सारी बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को। यानी कि बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता है इसे। हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है बैंक को। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन जो है हमारा करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू बोला जाता है इसे। करेंसी अथॉरिटी यानी कि जितने भी नोट हमारे छपते हैं, एक रुपी नोट और कॉइन्स को छोड़ करके बाकी जितने भी नोट हमारे यहाँ पे, जितनी भी करेंसी हमारे इंडिया में छपती है, वो कौन छापता है, कौन इशू करता है, RBI करती है। तो सेंट्रल बैंक हैज़ अ सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। RBI के पास सोल अथॉरिटी है कि वो करेंसी को इशू करती है कंट्री में। इन इंडिया RBI हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट। जितने भी पेपर करेंसी नोट होते हैं वो हमारे कौन इशू करता है, RBI इशू करता है। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी नोट और कॉइन को छोड़ करके। ये कौन इशू करता है हमारा 1 रुपी नोट और कॉइन, कौन करता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है वो है सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि बैंक ऑफ इशू। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट लीड्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। इससे कि क्या आ जाती है, तो पूरी इंडिया में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी नोट से लेकर के, यानी कि एक जैसे नोट पूरी इंडिया में छपेंगे, पूरी इंडिया में इशू होंगे एक जैसे नोट। बी है हमारा, इट एंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। पब्लिक का फेथ आ जाएगा करेंसी सिस्टम में। इसकी वजह से इट गिव द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई।
ये क्या करती है, सेंट्रल बैंक पावर देती है मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करने की। आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक के पास पावर है मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करने की, क्रेडिट को कंट्रोल करने की। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक को पावर मिल जाती है कि किस तरीके से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। अगर वो खुद ही इशू करेगी तो वो खुद ही मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कैसे है हमारा ये बैंकर, सेंट्रल बैंक कैसे गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। आरबीआई हमारा किस तरीके से एक्ट करता है, बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। अगर एज अ बैंकर देखूं तो ये क्या करता है, करंट अकाउंट मेंटेन करता है गवर्नमेंट के, एक्सेप्ट करता है रिसिप्ट और पेमेंट करता है गवर्नमेंट के लिए, और लोन और एडवांसेस देता है गवर्नमेंट को टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। अगर एजेंट देखें गवर्नमेंट का तो कैसे है, सेंट्रल बैंक हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल बैंक के पास है। अगर एज अ एडवाइज़र देखूँ तो कैसे है, सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करती रहती है कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर को लेकर के। तो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है हमारा गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक। अब थर्ड फंक्शन हमारा क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, अगर बैंकर्स बैंक की बात करें कि ये बैंकर्स का भी बैंक है। कैसे, द सेंट्रल बैंक फंक्शन इन थ्री कैपेबिलिटीज़ है हमारे सेंट्रल बैंक के पास। पहली, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जितना भी रिजर्व है वो किसके पास रहता है, सेंट्रल बैंक के पास रहता है। कमर्शियल बैंक are required to keep a certain proportion of the deposit with the central bank। कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ, जितना भी सेंट्रल बैंक बोलती है, कुछ ना कुछ प्रपोर्शन डिपॉजिट का किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो ये क्या है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है। और बी ये हमारा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है अगर कोई कमर्शियल बैंक खाली हो गया, हाथ खड़े कर देता है कि अब हमारे पास नहीं है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और उसके पास कोई नहीं बचता कमर्शियल बैंक के पास, तो वो किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। यानी कि सेंट्रल बैंक उस सिचुएशन में उसे लैंड करता है, लोन देता है। ओके, व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर वो कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है कि वो किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं ले पा रहा है, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन। ये अप्रोच करता है सेंट्रल बैंक को कि वो उसे लोन दे और एडवांसेस दे, किस तरीके से, एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इस तरीके से काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए। तो हमारा सी है क्लियरिंग हाउसिंग। किस तरीके से क्लियरिंग हाउसिंग का काम करता है, तो सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सारे कमर्शियल बैंक का रिजर्व रखता है। तो इट बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। इसलिए वो किस तरीके से बहुत ईजियर, बहुत कन्वीनियंटली क्या एक्ट कर सकता है, क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट कर सकता है। सेंट्रल बैंक ईजिली सेटल कर सकता है क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री इन देयर अकाउंट। सेंट्रल बैंक बहुत ईजिली उनके क्लेम को सेटल कर सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट, कमर्शियल बैंक के एक दूसरे के अगेंस्ट सेटल कर सकता है क्लेम को, किस तरीके से, बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट। अगर एज अ सुपरवाइजर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सुपरवाइजर है, यानी कि रेगुलेट और कंट्रोल करता है सारे कमर्शियल बैंक को। रेगुलेट कैसे करता है, जैसे कि रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, मैनेजमेंट, बाइंडिंग अप, इन सब इश्यूज़ को लेकर के रेगुलेट करता है हमारे कमर्शियल बैंक को। और कंट्रोल कैसे करता है, इस एक्सरसाइज बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन। कंट्रोल कैसे करता है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है कमर्शियल बैंक की और रिटर्न फाइल्ड बाय देम। इस तरीके से हमारा क्या करता है, वो रेगुलेट और कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितना भी पैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना भी होता है वो कहाँ होता है, हमारे सेंट्रल बैंक में होता है। यानी कि सेंट्रल बैंक क्या है, कस्टोडियन भी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉर सेंट्रल बैंक किस तरीके से एक्ट करता है, कंट्रीज़ का जितना भी गोल्ड है या रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, वो भी हमारे सेंट्रल बैंक में होता है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रूटेड थ्रू द आरबीआई। अगर हम रेगुलेशन देखें फॉरेन एक्सचेंज की, तो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से होकर के जाती है, आरबीआई से। अब फिफ्थ जो हमारा है, फिफ्थ फंक्शन हमारे बैंक का, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट।
ये क्या है, कंट्रोल, मैंने आपको बोला था कि ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और क्रेडिट को। किस तरीके से करता है? ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन पीरियड आ जाना या फिर डिफ्लेशन पीरियड आ जाना। तो जब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आ रही होती है, यानी कि इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी चल रही होती है, तो उस टाइम पे क्या करता है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और क्रेडिट को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। आरबीआई में एक यूज़ ऑफ फॉलोइंग मेथड, किस तरीके से करता है वो हम पढ़ेंगे। पहला, कुछ मेथड्स को यूज़ करते हुए करता है। वो कैसे करता है? पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है हमारा? रेपो रेट एट विच सेंट्रल बैंक और आरबीआई, जहाँ जहाँ सेंट्रल बैंक आता है वहाँ वहाँ हमारे इंडिया का क्या है? आरबीआई है। ओके, जो हमारा रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जो आरबीआई क्या करता है, लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। वो रेट जो आरबीआई लेता है, जब वो पैसा किसको देता है? कमर्शियल बैंक को देता है शॉर्ट टर्म नीड के लिए। जब कमर्शियल बैंक को वो शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए पैसा देता है, उस टाइम पे जो वो रेट लेता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अगर सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिए, सेंट्रल बैंक से बोरो करना क्या हो जाएगा? महंगा पड़ जाएगा कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? अपना लैंडिंग रेट, यानी कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक को लोन देता है। और कमर्शियल बैंक किसे लोन देता है? हम लोगों को लोन देते हैं, नॉर्मल पीपल को लोन देते हैं। हम डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से डील नहीं करते हैं, हम कमर्शियल बैंक से डील करते हैं। ओके, अगर हमारा रेपो रेट यानी कि जो रेट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को दे रहा है वो बढ़ गया, लोन का रेट बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? वो लोन, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक बढ़ जाएगी, यानी कि वो लोन महंगा हो जाएगा कमर्शियल बैंक के लिए। तो कमर्शियल बैंक चुप तो बैठेगा नहीं, तो कमर्शियल बैंक भी क्या कर देगा? लैंडिंग रेट बढ़ा देगा। लैंडिंग रेट बढ़ा देगा यानी कि जिस इंटरेस्ट पे हमें लोन मिलेगा वो भी बढ़ा देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? हम बोरो नहीं करेंगे, डिस्करेजेस बोरो फ्रॉम टेकिंग लोन। लोग लोन लेना बंद कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? हमारा रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक की क्रेडिट एबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी इस केस में। ये क्या होता है? हमारे इन्फ्लेशन के पीरियड में होता है, जब क्या होता है सब कुछ महंगा 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 हो रहा होता है। और इसका अपोजिट हमारा डिफ्लेशन के रेट में हो जाएगा, जब सब कुछ क्या होता है? मंदी आ रही होती है, तो हमें क्या होता है? मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। और जब क्या हो रहा होता है हमारा, जब बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मनी सप्लाई को रोकना पड़ता है। तो ये मैंने आपको रोकने का केस पढ़ाया है कि किस तरीके से मनी सप्लाई को रोका जाता है। कि अगर मेरा रेपो रेट बढ़ गया तो सेंट्रल बैंक की जो लोन है वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा उस केस में? अपना लैंडिंग रेट बढ़ा देगा। लैंडिंग रेट बढ़ा देगा तो लोग बोरो ही नहीं करेंगे। लोग बोरो नहीं करेंगे तो पैसा मार्केट में फैलेगा नहीं। पैसा नहीं फैलेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। ये तो इन्फ्लेशन के केस में हो जाता है। ये आप पढ़ेंगे अपना, आगे भी पढ़ाऊँगी इसी टॉपिक को। आपका आएगा ये डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड के केस में, सेम ही टॉपिक है ये। नेक्स्ट है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? एट वी सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड। जब बैंक रेट उसे बोला जाता है जब सेंट्रल बैंक बहुत लंबे टाइम के लिए लैंड करता है पैसा, किसको? कमर्शियल बैंक को। ये भी सेम ही केस है, जब बैंक रेट बढ़ गया तो वो बोरोइंग क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी सेंट्रल बैंक से लेना। तो कमर्शियल बैंक भी क्या कर देगा? लैंडिंग रेट बढ़ा देगा। लैंडिंग रेट बढ़ा गया तो पैसा क्या करना? बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। पैसा बोरो करना मुश्किल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हमारा अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी इस केस में। नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। थर्ड है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, यानी कि इसमें बाइंग एंड सेलिंग करता है। ये एक ऑप्शन है जिसमें जो नॉर्मल पब्लिक है वो सेंट्रल बैंक के साथ डील करती है। यानी कि इसमें क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी करती है सेंट्रल बैंक। बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की होती है, जो कि सेंट्रल बैंक करता है नॉर्मल पब्लिक के साथ और कमर्शियल बैंक दोनों के साथ करता है। यही एक ऑप्शन है जिसमें जो पब्लिक है वो किसके साथ डील करती है? सेंट्रल बैंक के साथ डील करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, जिसमें खरीदा और बेचा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। सेंट्रल बैंक किसको करती है? पब्लिक के साथ, और कमर्शियल बैंक दोनों के साथ डील करती है। ओके, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो अगर सिक्योरिटी सेल करता है तो क्या हो जाएगा? रिजर्व
कम हो जाएंगे। अगर सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटी सेल आउट कर दी तो रिजर्व कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, तो रिजर्व क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगी, क्रेडिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ये होता है हमारे इन्फ्लेशन के रेट में, जब पैसे को कंट्रोल में करना हो, मनी सप्लाई को कंट्रोल में करना हो। जब मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटी करते हैं, जिससे कि हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा और क्रेडिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। ये तो हो गया डिप्लेशन का केस, जब हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना हो और इसमें मनी सप्लाई को कम करना हो। हमारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बढ़ाता भी है और कम भी करता है। जहाँ पे मैंने रिड्यूस ऑफ क्रेडिटेबिलिटी लिख रखा है, उसका मतलब है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जहाँ पे इंक्रीज द क्रेडिटेबिलिटी लिख रखा है, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में आप दो रेशो पढ़ेंगे। पहला है हमारा कैश रिजर्व रेशो, दूसरा है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जब हम कैश रिजर्व रेशो की बात करेंगे, यानी कि CRR की बात करेंगे, तो क्या होता है CRR, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी कैप्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। यानी कि वो मिनिमम परसेंटेज जो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ रखनी ही रखनी है। आपको पता है कॉमर्शियल बैंक कुछ रिजर्व सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, कॉमर्शियल बैंक कुछ रिजर्व क्या करती है, अपने पास रखती है, और कुछ रिजर्व किसको देती है, सेंट्रल बैंक के पास रखती है। तो जो CRR होता है ये वो वाला रिजर्व होता है जो हमारा कॉमर्शियल बैंक किसके पास देता है, सेंट्रल बैंक के पास रखता है। अगर ये CRR बढ़ गया, यानी कि रिजर्व बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा हमारा CRR, यानी कि रेशो बढ़ा दी। सेंट्रल बैंक के पास पैसा देना, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा दे दिया, कमर्शियल बैंक ने अपने पास कम रखा, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व कम हो जाएगी, जिससे कि हमारी क्रेडिट देने की जो क्रिएटिंग पावर है वो कम हो जाएगी, यानी कि मनी सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। इससे अपोजिट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मनी सप्लाई बढ़ा देगा। उसके बाद है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या होता है, मिनिमम परसेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विच कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्स। ये वो रिजर्व है जो वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। अपने पास का भी सेम ही है हमारा। अगर वो SLR बढ़ा देता है तो भी क्या हो जाएगा, रिजर्व कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगी, अगर रिजर्व बढ़ा रहा है तो ऑब्वियस है वो लोन इतना ज़्यादा नहीं देगा। अगर मान लो 20% लोन पे 1000 का 20% निकाल रहे हैं, 1000 डिपॉजिट थी, उसका 20% रिजर्व रखा जा रहा था, तो 800 रुपये लोन पे दे रहा था। अब मैंने रिजर्व बढ़ा दी, 30% रिजर्व कर दी, यानी कि 1000 का 30%, यानी कि 300 रुपये वो क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है। तो अब लोन क्या हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस केस में। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। लोन लेते टाइम हम लोगों को क्या देनी होती है, सिक्योरिटी देनी होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। बोरोअर क्या करेगा, सिक्योरिटी देता है, तब उस पर लोन मिलता है। तो जो सिक्योरिटी, जितने की सिक्योरिटी होगी और जितने का लोन होगा, उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। और सिक्योरिटी, अगर मान लो आपकी जो सिक्योरिटी है, मार्जिन जो फिक्स किया है सेंट्रल बैंक ने वो 40% किया है। मार्जिन जो फिक्स करा है वो क्या करा है, मान लो 40% फिक्स करा है, तो कॉमर्शियल बैंक आर अलाउड टू गिव अ लोन ओनली अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की 60% तक वो सिर्फ लोन दे सकता है हमारा, यानी कि सिक्योरिटी का अमाउंट और जो लोन का अमाउंट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। और अगर मान लो सेंट्रल बैंक ने 40% तक मार्जिन रखा हुआ है, मार्जिन फिक्स किया है सेंट्रल बैंक ने 40%, तो कॉमर्शियल बैंक सिर्फ 60% ही दे सकता है सिक्योरिटी का 60% तक ही लोन दे सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो ऑब्वियस है कि लोग बोरोइंग कैपेसिटी नहीं हो पाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इससे क्रेडिटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। इसका अपोजिट करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई था हमारा, ये कुछ मेथड्स थे मनी सप्लाई के। इसी तरीके से आप मेजर्स भी पढ़ेंगे आपके डेफिसिट और एक्सेस डिमांड के चैप्टर में, वहाँ पे दोबारा से एक बार ये रिवाइज हो जाएगा। अपने आप कोशिश करें कि नोट्स भी बना सकते हैं इसी को लेकर के, जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करके या फिर PPT में से देखकर आप लोग नोट्स भी बहुत अच्छे बना सकते हैं कि रिवीजन के टाइम में आपको और भी बेनिफिट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है हमारा, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के जो सारे सेक्टर हैं हमारे प्लान कर रहे हैं उसे बाय करें गिवन लेवल ऑफ इनकम में ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड में। यानी कि ये टोटल वैल्यू, ये जरूर लिखना कि टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो जिसको सारे ऑल विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, जिसे सारे सेक्टर इकोनॉमी के प्लान करते हैं कि वो बाय करें गिवन लेवल ऑफ इनकम में और एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। कंपोनेंट क्या है हमारे या फिर डिटर्मिनेंट्स क्या है या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है एडी के? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे हम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, नेट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो जाता है यानी कि एक्स माइनस एम हो जाता है। तो एडी का इक्वेशन होगा इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कंपोनेंट्स आने के भी कभी कभी चांसेस बन जाते हैं। प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो एक हाउस होल्ड इनकर्ड करता है, परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर जो कौन करता है? प्राइवेट फर्म करती है कैपिटल गुड्स पे, उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। टोटल एक्सपेंडिचर जो कि कौन इनकर्ड करता है? गवर्नमेंट करता है। किस पे करता है? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों पे करता है। किसके लिए करता है? टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड ऑफ द इकोनॉमी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, उसे हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है हमारा? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स। ये वैल्यू है फाइनल सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो सारे ही प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई, जो सारे ही प्रोड्यूसर विलिंग करते हैं कि वो सप्लाई करें इकोनॉमी में गिवन टाइम पीरियड में। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल दिखेगी आपको? नेशनल इनकम के इक्वल दिखेगी। ए एस हमारा क्या होता है? इनकम, नेशनल इनकम के इक्वल होता है। ए एस इज इक्वल टू वाई होता है। अगर हमें ए एस का दूसरा फॉर्मूला देखें तो कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। आप कंजम्पशन और सेविंग का कंसेप्ट अभी आगे पढ़ेंगे। सी प्लस एस हमारा इनकम का फॉर्मूला होता है। और अगर एडी की बात करें तो एडी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉर्मूले भी अच्छे से कर लेना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आ जाते हैं ये तीनों फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोला जाता है जिसे, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन होता क्या है? वो इनकम का वो पार्ट जो हम क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, उसे हम कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है हमारे कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में। इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड की विलिंगनेस क्या है? टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कंजम्पशन ये क्या शो करता है? कंजम्पशन लेवल दिखाता है। ये कंजम्पशन लेवल दिखाता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। अलग अलग इनकम पे क्या क्या कंजम्पशन लेवल होता है इकोनॉमी में, उसे हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। जो इनकम का पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं उसे हम कंजम्पशन बोलते हैं। अगर फंक्शनल रिलेशनशिप पूछे तो सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम है, यानी कि सी इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट में वाई लिखेंगे इस तरीके से। और सी क्या है? कंजम्पशन है। वाई क्या है? नेशनल इनकम है। एफ क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है। और इसकी इक्वेशन भी है एक, ये बहुत अच्छे से कर लेना इक्वेशन भी। सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी के ऊपर बार लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई, यानी कि सी क्या है हमारा? कंजम्पशन है। सी बार, ये बार लगा लेना, ये सी बार क्या है हमारा? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। बी क्या है? एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आगे पढ़ेंगे। वाई क्या है हमारा? इनकम है। ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो जाता है तो याद रखिएगा। तो आइए हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहे हैं, इनकम और कंजम्पशन के। अब हमें कंजम्पशन और इनकम के बारे में देखना है। किसी भी टेबल को आपको रटना नहीं है, हर टेबल बनाने के पीछे एक लॉजिक होता है, तो हम लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप इनकम देख रहे हैं, इनकम में क्या है? 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड देन 600। ये मैंने इनकम ले ली है। कंजम्पशन क्या है हमारा? 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520, ठीक है। तो आपने देखा 100 मैंने जब इनकम ली तो कितने कितने का गैप दिख रहा है आपको? 100 का, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, सब में आपको 100 का गैप दिख रहा है। और जब मैंने कंजम्पशन ली तो आपको कितने का गैप दिख रहा है कंजम्पशन में? आपको कंजम्पशन में 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520 कितने का गैप दिख रहा है? 80 का गैप दिख रहा है। ये हमारी कंजम्पशन में कितने का गैप है? 80 का गैप है, और दोनों ही बढ़ रहे हैं।
ये याद रखना कि आपने जो इनकम का गैप लेना है उससे कम हमारा कंजम्पशन का गैप लेना है। अगर 100 का गैप हमने इनकम में लिया है तो कंजम्पशन में 80 का गैप लिया है, तो लेकिन गैप क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखिए ज़ीरो इनकम पे भी मेरी क्या है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है। जब मेरी इनकम ज़ीरो है तो ऐसा तो नहीं कि मैं भूखी रहूँगी, कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊँगी नहीं, तो तब भी मैं कुछ ना कुछ क्या कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ। तो ज़ीरो इनकम लेवल पे भी मेरी कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर होगी। ज़ीरो लेवल इनकम पे भी मेरी कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। कभी भी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगी हमारी, कुछ ना कुछ हम कंज्यूम करते ही करते हैं। चाहे लेवल हमारी इनकम ज़ीरो हो, चाहे उधार मांग के खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ कंज्यूम हम ज़रूर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, सी बार जिसे कहते हैं। और 100 पे देख रहे हैं आप कितनी है हमारी, 120 कंजम्पशन है। 120 कंजम्पशन है यानी कि इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है, डिससेविंग का होता है, यानी कि यहाँ पे सेविंग क्या होती है हमारी, नेगेटिव होती है। और 200 इनकम पे क्या है हमारी, कंजम्पशन भी 200 है, यानी कि मैं कुछ भी सेव नहीं कर रही हूँ, सेविंग यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे हमारी कंजम्पशन क्या होती है, इनकम के इक्वल होती है। और इनकम जब 300 है तो आपकी कंजम्पशन 280 है, जब 400 है तो 360 है, 500 है तो 440 है, 600 है तो 520 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारी इनकम जो है बड़ी है हमारी कंजम्पशन से, यानी कि इनकम ज़्यादा आ रही है, कंजम्पशन कम। तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेव ज़रूर हो रहा है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेविंग है। इसी तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, आप ये भी प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो डायरेक्ट डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे आप। ये हमारी इनकम लाइन जाएगी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या जाएगी हमारी, वाई एक्सिस पे हमारी कंजम्पशन लाइन जाएगी। ओके, और 45 डिग्री की लाइन पे हमारा जो इनकम बनता है वो कितनी बनता है, 45 डिग्री पे ये आप बनाएंगे इनकम, वाई क्या है ये हमारा इनकम, ये बनती है हमारी 45 डिग्री पे। और कंजम्पशन आप इस तरीके से बनाएंगे जो कट करती हुई जाएगी, ठीक है, इनकम को कट करती हुई जाएगी। बाकी आप प्लॉट करना चाहे तो आप प्लॉटिंग भी कर सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं पहले जो ये वाला हिस्सा है ये सारा क्या है, डिसेविंग है, यानी कि इसमें क्या है हमारा, इनकम क्या है, छोटी है कंजम्पशन से, कंजम्पशन बड़ी हो रही है, ठीक है। और ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। कभी भी हमारी जो कंजम्पशन है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, वो ऊपर से वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, क्योंकि ज़ीरो लेवल इनकम पे भी हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है। ये डिसेविंग हो गई, यहाँ पे हमने सेविंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे क्या है, ये जो ई पॉइंट है यहाँ पे क्या है हमारा, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट है, ज़ीरो सेविंग होगी। तो ये क्या है हमारा ME है, ठीक है। ये था हमारा कंजम्पशन का डायग्राम। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि 2 टाइप्स होते हैं इसमें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ेंगे हम इसमें। पहले एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज को क्या कहते हैं, रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि ये रेशियो होता है कंजम्पशन और इनकम का, इसे हम APC बोलते हैं, C/Y। इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से कर लेना, फॉर्मूला भी पेपर में आ सकता है। इनकम आप देख रहे हैं इसमें इनकम, कंजम्पशन और APC निकालनी है हमें। APC C/Y से निकल जाएगी, ठीक है। इनकम और कंजम्पशन के बारे में तो हमें पता ही है, तो APC निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। 0 और 40 है, C/Y करना है आपको, यानी कि 40/0 करेंगे तो डैश आ गया आपका, 120/100 करेंगे 1.20 आ गया, फिर 200/200 करेंगे ये हमारा 1 आ गया, और 280/300 करेंगे तो 0.933 आ गया, 360/400 करेंगे तो क्या आ गया, 0.90 आ गया। अब आप APC के बारे में कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए आपका ये 1-2 मार्क्स का रीज़न भी आ सकता है, गिव रीज़न में भी आ सकता है, तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना। APC इज़ मोर देन 1। APC मोर देन 1 कब होता है, आप देख रहे हैं कब है APC मोर देन 1, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज़ मोर देन नेशनल इनकम। जब कंजम्पशन क्या होती है, कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज़्यादा होती है तो हमारा APC क्या होता है, मोर देन 1 होता है। बिफोर, ये कब होता है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले होता है। APC इज इक्वल टू 1 कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है। द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन जब इक्वल होती है तो APC हमारा 1 के इक्वल चला जाता है। APC लेस देन 1 कब होता है, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है हमारा, कंजम्पशन कम हो जाती है, नेशनल इनकम बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। APC फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, APC हमारा क्या होने लग जाता है, देख रहे हो APC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इनकम के बढ़ने पे APC क्या हो रहा है आपका, फॉल हो रहा है। बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि जो पोर्शन मैं
कंज्यूम करती हूँ वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। कुछ इनकम मैं सेव भी कर लेती हूँ, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी एपीसी कम होती चली जाती है, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट मैं कंज्यूम करती हूँ, कुछ पार्ट मैं क्या कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। यानी कि जो प्रोपोर्शन है इनकम का स्पेंड करने का कंजम्पशन पे, वो कम होता जा रहा है। एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, इसलिए एपीसी भी कभी भी ज़ीरो नहीं होता, याद रखना ये चीज़। अब एमपीसी की बात कर लेते हैं। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी रेफर्स टू द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम, यानी कि डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई हमारा एमपीसी होता है। इसकी टेबल दिख रही है आप लोगों को। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है हर लेवल पे, क्योंकि कंजम्पशन का और इनकम का जो चेंज होता है वो हर लेवल पे कांस्टेंट होता है। आपको पता ही है, मैंने जो कंजम्पशन का लिया था 80 लिया था और इनकम का लिया था 100 लिया था, और आप लोगों ने क्या लेना है? चेंज ही तो लेना है इसका। इनका क्या लेना है? चेंज लेना है, यानी कि इनके बीच का गैप लेना है, और इनके बीच का गैप तो सेम है। तो एमपीसी क्या आएगी? हर लेवल पे आपकी सेम आएगी, और लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 क्यों होगी? क्योंकि जो हमारी इनकम है, इनकम का क्या होगा, हमारा इनकम का प्रोपोर्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा कंजम्पशन से, कंजम्पशन हमारा कम होगा। कंजम्पशन का जो चेंज होगा वो क्या होगा? कम होगा। इनकम का चेंज जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए ये क्या जाएगी? लेस देन 1 जाएगी आपकी एमपीसी हमेशा। ये कंजम्पशन का कंसेप्ट ख़त्म होता है। अब हम सेविंग के कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि जो हिस्सा हम कंज्यूम नहीं करते हैं इनकम का, वो हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। सेविंग इज़ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि वाई माइनस सी हमारा क्या होता है? सेविंग होता है। जब इनकम में से मैं क्या कर लेती हूँ? कंजम्पशन को माइनस कर देती हूँ, तो मेरा सेविंग निकल जाता है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ये वही है सेविंग और नेशनल इनकम का रिलेशनशिप बताता है। जैसे हमने कंजम्पशन और नेशनल इनकम का पढ़ा था, यहाँ पे हम सेविंग और नेशनल इनकम का पढ़ेंगे। इट रिप्रेजेंट द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट ऑल्सो शो द सेविंग लेवल दिखाएगा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम की इकोनॉमी में। एस क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखाता है? नेशनल इनकम के साथ दिखाता है। एस क्या है? सेविंग है। वाई क्या है? नेशनल इनकम है। एफ क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है। और आप इसका वो भी पढ़ सकते हैं, सेविंग जिस तरीके से हमने इक्वेशन पढ़ी थी कंजम्पशन की, ऐसे ही सेविंग की इक्वेशन है माइनस सी बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस 1 माइनस बी वाई, यानी कि एस फॉर सेविंग, सी बार क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन आ जाएगा, माइनस में जाएगा, ये आपका देख लेना, क्योंकि जो ज़ीरो लेवल पे हमारी कंजम्पशन होती है ना, और हमारी जो सेविंग होती है वो माइनस होती है। कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर होती है, और जो सेविंग होती है वो माइनस सी होती है ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे। और 1 माइनस बी क्या होता है? हमारा एमपीएस होता है। वाई क्या होता है? हमारा इनकम होता है। अब सेविंग निकालना सिखा देते हैं आपको। सेविंग का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? वाई माइनस सी। नहीं पता तो लिख लेना। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम में से जब कंजम्पशन माइनस हो जाता था, उतना हिस्सा मेरा क्या हो जाता है? इनकम का सेव हो जाता है। तो जैसे ये तो आपको सब पता ही है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए कहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन आता है, कहाँ पे सेविंग, नेगेटिव सेविंग या ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ठीक है, अब आपको सेविंग निकालनी है। जब मेरा जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होती है। और सेविंग क्या होती है उस केस में? माइनस सी होती है, यानी कि जो सी है उसके आगे माइनस लग जाता है बस। और हमारा जो इनकम है नेक्स्ट हमारी माइनस कर लेना, 120 में से 100 गए, नेगेटिव जाएगी। अगर हमारा वाई छोटा है और सी बड़ा है तो डिस सेविंग हो रही होती है, नेगेटिव सेविंग हो रही है। उसके बाद जब हमारी कंजम्पशन और इनकम सेम है तो हमारी सेविंग ज़ीरो जा रही है। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, 300 में से 280 गया 20, 400 में से 360 गया 40, 500 में से 440 गया 60, 600 में से 520 गया 80। ये था आपका शेड्यूल। अब डायग्राम आप देख लीजिए, जो सेविंग है हमारी वो कहाँ से स्टार्ट होती है? नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, जो कि माइनस सी बार होता है। इस हिस्से में हमारा डिस सेविंग जा रही होती है, ये हमारी सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट, और ये सारा हमारा पॉजिटिव सेविंग का है। वही एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम बनेगी, वाई एक्सिस पे आपका सेविंग बनेगा। अब है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इसके भी वही टाइप्स हैं, एपीएस और एमपीएस। जब हम एपीएस की बात करेंगे तो एपीएस क्या होता है? रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, एस बाय वाई हो जाता है। वहाँ पे हमने सी बाय वाई पढ़ा था, यहाँ पे हमारा एस बाय वाई हो जाएगा।
एस बाय वाई से निकालते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने इनकम लिया, यहाँ पे सेविंग लिया इस तरीके से, और एस बाय वाई करके निकालते जाइए। एस क्या है, -20/100, 0.20 हो गया। 0/200 यानी कि 0 हो गया। 20/300 यानी कि 0.67 हो गया। 40/400 यानी कि 0.10 हो गया। अब APS के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS कभी भी 1 नहीं होगा और मोर देन 1 नहीं होगा, बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम, क्योंकि सेविंग कभी भी इक्वल और मोर देन नहीं होती है नेशनल इनकम के। APS कैन बी 0। APS 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिस पॉइंट पे हमारी क्या हो जाएगी, दिस पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, ब्रेक इवन पॉइंट, वहाँ पे हमारा APS 0 होता है। ये 1-1, 2-2 नंबर में आपके गिव रीजन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, तो इसे भी पढ़ लेना अच्छे से। APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। APS नेगेटिव और लेस देन 1 हो सकता है, क्योंकि सेविंग हमारा नेगेटिव होता है एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। जो लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट से पहले का पॉइंट है ना आपका, उसमें हमारी क्या होती है, नेगेटिव और लेस देन 1 होती है। APS कैन बी नेगेटिव एज देयर विल बी डिससेविंग इन द इकोनॉमी। APS राइज विद इंक्रीज इन इनकम। APS बढ़ती चल जाती है इनकम के बढ़ते बढ़ते, देख रहे हैं ना आप, APS बढ़ रही है हमारी। APS rises with increase in income because the proportion of income saved keeps on increasing, क्योंकि जो proportion हम सेव कर रहे हैं वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, इसकी हमारी इनकम भी बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं MPS की। MPS क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम, यानी कि डेल्टा एस डेल्टा वाई। वहाँ पे हमने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई पढ़ा था, यहाँ पे डेल्टा एस डेल्टा वाई हो गया। तो डेल्टा एस डेल्टा वाई निकाल लेंगे आप। इसमें जो गैप है आपको पता है 100 का है, इसमें कितने का है, 20 का है। तो यानी कि अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20/100, 20/100, 20/100 करके आपका निकल जाएगा 0.20। जो हमारी वैल्यू है MPS की, वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये याद रखना, MPS की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्स एंटे सेविंग क्या होती है आपकी। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड और सेवर प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द कंट्री। एक्स एंटे सेविंग वो सेविंग होती है जो क्या करता है, हाउस होल्ड प्लान करता है कि वो इतनी ही तो सेव कर ही लेगा, प्लान करता है सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द कंट्री, कि वो इतना सेव कर लेगा, उसे एक्स एंटे सेविंग बोलते हैं। एक्सपोस्ट सेविंग क्या होती है, एक्चुअल में जो उसने सेव करा होता है, एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। इट इज़ सम टोटल ऑफ प्लान्ड सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग। ये एक्सपोस्ट सेविंग हो गई आपकी। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो सिचुएशन होती है जहाँ पे सारे लोग जो काम करना चाहते हैं और जो एबल हैं काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उन सबको काम मिल रहा है बिना किसी डिफ़िकल्टी के, उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में हम 2 टॉपिक करते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रेफर्स टू द टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर जॉब, जिसमें एक वर्कर एक जॉब छोड़ देता है और दूसरी ज्वाइन कर लेता है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल remain unemployed due to a mismatch between unemployed person and demand for specific type of worker। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे पीपल अनएम्प्लॉयड रह जाता है, किसकी वजह से, काम के मिसमैच वजह की वजह से, काम के मिसमैच की वजह से, ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। यानी कि वर्कर से कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जा रही है और उस वर्कर को कंप्यूटर नहीं आता, तो ये क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयड पर्सन और डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन की क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है, जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। अब बात करते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमारा, इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन वो काम नहीं मिलता उनको, डू नॉट गेट वर्क, लेकिन काम नहीं मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, उसे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे।
देखिए, आपको इस डायग्राम को कैसे बनाना है, इसमें हमें सीखना है कि कैसे सेविंग कर्व निकाले जाएँ हमारा कंजम्पशन कर्व से। तो पहले ऊपर आप कंजम्पशन कर्व बना देना, नीचे आप सेविंग कर्व बनाना। वही इनकम बनेगा, कंजम्पशन बनेगा, आपकी 45 डिग्री की इनकम की लाइन जाएगी और कंजम्पशन आपको बनाना आता ही है और ये आपको सेविंग भी बनाना आता ही है। जैसे कंजम्पशन और सेविंग सीखा था वैसे ही बनाना है। एक ब्रेक इवन पॉइंट पर ये मीट करेंगे हमारे, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या करेंगे, मीट करेंगे ये। और आपने एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देनी है, सीन इन द डायग्राम CC इज़ द कंजम्पशन कर्व, 45 डिग्री लाइन OY रिप्रेजेंट द इनकम कर्व। ये जो CC जा रहा है आपको दिख रहा ही होगा, ये जो CC है ये हमारा कंजम्पशन कर्व है और Y की जो लाइन जा रही है ये हमारी इनकम कर्व है। इससे हमें सेविंग कर्व निकालना है। तो किस तरीके से होगा ये, देखिए, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, जब हमारी इनकम ज़ीरो होगी तो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है जिसे हम C बार बोलते हैं। C बार इज़ इक्वल टू OC, वो क्या है हमारा OC है। ये हमारा जो ये जा रहा है ये क्या है हमारा C बार है ये पूरा, ठीक है। ये पूरा C बार हो गया। इट मीन्स सेविंग एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी OS, यानी कि -C बार, यानी कि जो हमारी सेविंग है उस पर, जब हमारा ये C बार है तो हमारी जो सेविंग है उस पर वो OS है, यानी कि माइनस का C बार है, ये सेविंग निकल रही है उसमें, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट द सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम S ऑन द नेगेटिव Y एक्सिस। जो हमारा इसका मतलब ये है, जो सेविंग स्टार्ट होगी वो Y एक्सिस पे स्टार्ट होगी, यानी कि जो हमारी सेविंग स्टार्ट होगी वो नेगेटिव Y एक्सिस से स्टार्ट होगी। क्या होगी, नेगेटिव Y एक्सिस से स्टार्ट होगी। और जो कंजम्पशन है वो तो आपको पता है पॉजिटिव Y एक्सिस से होती है, क्योंकि ज़ीरो लेवल इनकम पे भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही होती है। When Y इज़ लेस देन से कंजम्पशन देन सेविंग इज़ नेगेटिव, दैट इज़ डिस सेविंग। उस टाइम पे क्या होगा, जब आपको पता ही है जब Y क्या है, यानी कि इनकम हमारी क्या है, छोटी है कंजम्पशन से, तो नेगेटिव जाएगी, डिस सेविंग चलेगी, जो कि कौन सा हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो गया डिस सेविंग का, आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो गया डिस सेविंग का, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट इनकम कर्व OY एट पॉइंट O। आप देख रहे हैं कि जो इनकम कर्व है हमारा, इनकम कर्व ये जा रहा है ना, ये हमारा कंजम्पशन कर्व को कट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है हमारा, E पॉइंट है। E पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है एट पॉइंट ई पॉइंट पे इनकम किसके इक्वल है, कंजम्पशन के इक्वल है। APC यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। और सेविंग क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है। यहाँ पे आपकी सेविंग क्या होगी, 0 होगी। ये क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। इट मीन्स सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट X एक्सिस एट R। सेविंग कर्व क्या हो रहा है, X एक्सिस से यहाँ पे मिल रहा है R पे। By joining the point S and R and extending it further we get the saving curve। जब हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, S की तरफ लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग कर्व मिल जाएगा। उस टाइम पे हमारी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ब्रेक इवन के बाद हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जब हमारा Y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कंजम्पशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं, APC और APS के बीच में रिलेशन होता है, दोनों का समीशन क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यही रिलेशन होता है, ये हमें प्रूव करना है। हमें पता है Y क्या होता है, C+S होता है। Y क्या होता है, जितना मैंने कंज्यूम कर लिया प्लस में जितना मैंने सेव कर लिया, ये हमारी इनकम का फॉर्मूला होता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड Y से जब मैंने डिवाइड करा तो Y से Y कट गया, ये तो 1 हो गया। C/Y क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, APC होता है। और S/Y क्या होता है हमारा, APS होता है। तो रिलेशनशिप इस तरीके से अटैम्प्ट करना है आपने। इन दोनों की डेफिनेशन भी आप डाल सकते हैं। रिलेशनशिप जब पूछा जाएगा आपसे, तो रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS के बेसिस पे भी यही होगा। डेल्टा Y क्या होगा हमारा, C+S। आपको पता है ना इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन और सेविंग को ज्वाइन करके इनकम बनती है हमारी, दोनों साइड डेल्टा Y डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा Y जब Y ये तो कट गया, पूरा 1 हो गया। डेल्टा C/डेल्टा Y क्या होता है हमारा, MPC होता है। और डेल्टा S/डेल्टा Y क्या होता है हमारा, MPS होता है। तो ये बन गया हमारा रिलेशनशिप, यानी कि MPC + MPS = 1 होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं, हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में हम लोग 2 अप्रोचेस करेंगे। पहली अप्रोच कौन सी, हमारी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ADAS अप्रोच। दूसरी है हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, SI अप्रोच। ये 2 अप्रोचेस हम अब करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अप्रोचेस।
आपको एडी एंड एएस के कंसेप्ट के बारे में तो पता ही है, मैंने दोनों ही कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। तो एडी एएस अप्रोच में क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम लेवल इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइन। कहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम हमारा जो है डिटरमाइन होता है, कहाँ पर होता है, जब एडी किसके इक्वल होता है, हमारा एएस के इक्वल होता है। एडी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई कर्व इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट। एएस को टोटल आउटपुट भी बोला जाता है, जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी प्लस एस से। तो जब हमारा सी प्लस आई कर्व और सी प्लस एस कर्व क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ए डी हमारे किसके इक्वल चला जाता है, ए एस के इक्वल चला जाता है। वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। हम टेबल से भी एक्सप्लेन करते हैं इसे, टेबल से और जल्दी समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो टेबल में जिस तरीके से आपको इनकम पता है, इनकम हम सीख चुके हैं कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, कंजम्पशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे डिनोट होता है, सेविंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे डिनोट होगा। इन्वेस्टमेंट का छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देती हूँ, इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में सारी इन्वेस्टमेंट आपकी क्या लेंगे, आप कॉन्स्टेंट लेंगे। हर लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, उतनी ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैंने क्या ले ली, सारी सेम ले ली। और ए डी इज इक्वल टू सी आई होता है। ए डी कैसे निकलता है, हमने ए डी का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। जब हमारा जो कंजम्पशन है वो किस में प्लस हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में प्लस हो जाता है, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, एग्रीगेट डिमांड निकल जाता है। तो इसी तरीके से आप प्लस करते जाएंगे, 40 प्लस 40 हो गया ये, फिर 120 प्लस 40 हो गया। इस तरीके से हमारा ये एडी निकलता जाएगा, 80, 160, 240, 320, 400, 480। किसको, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके हमारा क्या निकल गया, एडी निकल गया। उसके बाद एएस कैसे निकलेगा, एएस निकलेगा आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन में सेविंग प्लस कर देंगे, एएस निकल जाएगा। और आपको पता है एएस किसके इक्वल होता है, हमारा इनकम के इक्वल होता है। तो जो इनकम की वैल्यू है वही हमारी एएस की वैल्यू आएगी। या तो आप निकाल भी सकते हैं, और आप देख भी रहे हैं कि इनकम और हमारा जो एएस है वो दोनों क्या है, हमारे सेम है। ठीक है, अब रिमार्क्स में मैंने क्या लिख रखा है, अब हमें एडी और एएस निकालना तो आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ पे एडी किसके इक्वल होगा, हमारा एएस के इक्वल होगा। वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 400 है। तो आप देख रहे हैं ये भी 400 है और ये भी 400 है। जहाँ यहाँ पे क्या है, हमारा एडी किसके इक्वल है, हमारा एएस के इक्वल है। यानी कि जब मेरी इनकम 400 है तब मेरी एडी भी 400 है, उस पॉइंट पे मेरी एएस भी 400 है। तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले आप क्या देख रहे हैं, जो एडी है वो क्या है, एएस से बड़ी है। क्या आप पॉइंट देख रहे हैं, एडी इज़ ग्रेटर देन एएस है हमारा इस केस में। और जो इक्विलिब्रियम के बाद है वो क्या देख रहे हैं, आपकी जो एडी है वो छोटी है एएस से, एडी इज़ लेस देन एएस। ऊपर देख रहे हैं एडी इज़ ग्रेटर देन एएस, और नीचे देख रहे हैं एडी इज़ लेस देन एएस, यही देख रहे हैं। तो अब ग्रेटर देन और लेस देन के केस में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम तो आपको पता चल गया, जहाँ पे हमारा एडी और एएस इक्वल होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। उसके ऊपर एडी बड़ी होती है, उससे नीचे एएस बड़ी होती है। ये टेबल आप लोगों को होपफुली समझ आई गई होगी। उसके बाद डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर क्या बनेगा, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बनेगा। वाई एक्सिस पे आपका एग्रीगेट डिमांड बनेगा। ओके, एग्रीगेट डिमांड आप लोगों को बनाना आता है, मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। एग्रीगेट डिमांड इस तरीके से जाती है आपकी एग्रीगेट डिमांड की लाइन। और वाई जो हमारा कैसे बनता है, हमारा वाई 45 डिग्री की लाइन बनती है। वाई में आप डिनोट करके बनाना चाहें तो डिनोट करके भी बना सकते हैं, इस टर्म्स को डिनोट करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बना लेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा हमारे बोर्ड के एग्जाम में। और कोशिश करना कि जहाँ पे हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहिए वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना ही है। यानी कि जिस क्वेश्चन का डायग्राम आपको आता है अच्छे से और आप चाहते हैं कि आप करें, यानी कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम बनता है उसमें बिना पूछे डायग्राम आप बना के आई हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे गेन हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी एडी की लाइन जा रही है, और ये आपकी किसकी लाइन जा रही है, एएस की लाइन जा रही है। इनकम के इक्वल होती है एएस की लाइन, 45 डिग्री पे बनती है, ये आपकी एडी की लाइन जा रही है। जहाँ पे ये दोनों मीट हो रहे हैं ये हमारा ई पॉइंट है, ये क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे एडी एएस के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है। इस पॉइंट में आपको क्या दिख रही है, एडी इज़ ग्रेटर देन एएस दिख रहा है, और इस वाले में क्या दिख रहा है, एएस इज़ ग्रेटर देन एडी दिख रहा है। ओके, अब ग्रेटर देन वाले केस में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बिकॉज इस पॉइंट पे क्या है, हम जितना स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन पे उतनी ही हमारी क्या है,
क्या है हमारा टोटल आउटपुट आ रहा है, ठीक है, यानी कि ADAS के इक्वल है, यानी कि लेवल ऑफ डिज़ायर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जितना भी मैं स्पेंड कर रही हूँ कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे, वो किसके इक्वल जा रहा है, मेरा टोटल आउटपुट के ऊपर जा रहा है। AS को हम टोटल आउटपुट भी बोलते हैं। OY क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है कॉरस्पॉन्डिंग टू E, यानी कि जो ये OY दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा आउटपुट है, इतना आउटपुट ले रही हूँ मैं, ठीक है, इतना आउटपुट ले रही हूँ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ये कौन सी सिचुएशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कौन सी सिचुएशन होती है, इफेक्टिव डिमांड की होती है, क्योंकि इस पर क्या है, लेवल ऑफ AD बिकम इफेक्टिव बिकॉज इज इक्वल टू AS। इस पर क्या है, हमारी AD क्या है, बिल्कुल इफेक्टिव है, क्योंकि ये बिल्कुल AS यानी कि टोटल आउटपुट के इक्वल है। जितना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे लग रहा है उतना ही टोटल आउटपुट है, तो वो हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब 2 केस और बने थे हमारे, ग्रेटर देन और लेस देन के, जिसमें AD ग्रेटर चला जाता था AS से। AD ग्रेटर है यानी कि लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं जितना कि हमारे पास आउटपुट है भी नहीं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं जितनी सप्लाई नहीं हो रही है। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर एंड द फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग मोर, खरीद ज़्यादा रहे हैं गुड्स को, देन फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, जितनी फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही है उससे ज़्यादा खरीदा जा रहा है। एज अ रिजल्ट प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिज़ायर्ड लेवल, यानी कि इसका मतलब ये है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इन्वेंट्री है वो जो जितनी होनी चाहिए, डिज़ायर्ड लेवल जितना होना चाहिए उससे क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, कम हो रही है, इन्वेंट्री हमारी कम पड़ रही है एक तरीके से, ठीक है। To bring inventory back to the desired level, firm plan to increase in employment and output। इन्वेंट्री को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, वापस इन्वेंट्री को लाने के लिए हमारी जो फर्म है वो क्या प्लान करेगी कि वो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ा दे। AD जब ग्रेटर होता है AS से, इसका मतलब है कि फर्म और कंज्यूमर दोनों ही मिलकर बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं जितना कि एक फर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो यानी कि जो इन्वेंट्री है, जितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है वो क्या कर रही है, कम पड़ रही है। इन्वेंट्री कम पड़ रही है तो इन्वेंट्री को वापस बनाने के लिए, डिज़ायर लेवल पे लाने के लिए क्या किया जाएगा, फर्म प्लान करेगी वो अपने एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को बढ़ा दे। और कब तक बढ़ाए, जब तक हमारा AD AS के इक्वल ना आ जाए तब तक वो बढ़ाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब AD क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है AS से, यानी कि अब क्या है, डिमांड हो ही नहीं रही है, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इतना जितना टोटल आउटपुट है। इस केस में ऑब्वियस है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि जब वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं और आउटपुट प्रोड्यूस होता चला जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, आउटपुट कम करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेंट्री जो अनवांटेड बेकार की इन्वेंट्री है उसे स्टॉक आउट, उसे क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इट मीन्स दैट द कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग लेस गुड्स देन द फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, प्लान इन्वेंट्री इस केस में ज़्यादा लग रही है तो क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में बेकार का इंक्रीज ना करते हुए फर्म को क्या प्लान करना पड़ेगा कि वो डिक्रीज कर दे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को। तो ये तो हमारा AD लेस देन AS का कंसेप्ट। तो ये तो था हमारा AD AS अप्रोच। अब हम SI अप्रोच करेंगे। 2 अप्रोचेस पढ़ी थी हमने, AD AS और SI। अब SI अप्रोच कर लेते हैं। SI मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब देखो क्या है, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, ADAS C+S, ADAS में क्या होता है, C+I और C+S, यही था। C से C अगर दोनों को इक्वल कर देती हूँ, C से C कट गया तो क्या दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल जाएगा। वही अप्रोच ही आपको यहाँ पे पढ़नी है। जब क्या है, प्लान इन्वेस्टमेंट हमारी प्लान सेविंग के इक्वल चली जाएगी, प्लान सेविंग हमारी प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल चली जाएगी, तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल बन जाएगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल व्हेन प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। जब प्लान सेविंग किसके इक्वल चल जाएगी, प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल चली जाएगी, तो हमारी क्या बन जाएगी, SI अप्रोच में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे हम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ पहुंचेंगे, जब हमारी प्लान सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी, प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। आपको इनकम निकालनी आती है, आपको कंजम्पशन निकालनी आती है, आपको सेविंग निकालनी आती है, इन्वेस्टमेंट निकालनी मैंने आपको सिखा दिया है कि क्या लेनी है, कांस्टेंट लेनी है। इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, जो हर लेवल पे क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। जो कि इनकम में चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, उसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वही इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, जहाँ पे मेरी सेविंग मेरे किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। S इज इक्वल टू I, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऊपर आप क्या देख रहे हैं, सेविंग तो छोटी है और इन्वेस्टमेंट क्या है, बड़ी है, यानी कि S इज़ लेस देन I चल रहा है ऊपर। और नीचे क्या देख रहे हैं, सेविंग बड़ी हो जाती है और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इन दोनों केस में हम क्या करेंगे वो भी पढ़ लेते हैं।
पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम क्या है, सेविंग बनाना मैंने आपको सिखा दिया है कि सेविंग नेगेटिव वाई से स्टार्ट होती है। सेविंग नेगेटिव होती है क्योंकि स्टार्टिंग में ऑटोनोमस कंजम्पशन पे, तो ये हमारी सेविंग का पॉइंट जाएगा। एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऊपर हमारा सेविंग जाएगा। जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि वो हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट करेंगे ई पॉइंट पे, वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ओ वाई क्या है, हमारा आउटपुट लेते हैं। इतना आउटपुट हम क्या करते हैं, इतना हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस वाले पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इस वाले पॉइंट पे क्या है, सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। ज़्यादा और कम वाले में भी हम देख लेते हैं क्या करते हैं। देख लीजिए इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे बनेगा, इस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारी ऑटोनोमस कैरेक्टर के, यानी कि हर लेवल पे कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरीके से बनेगी, स्ट्रेट लाइन। सेविंग कर्व स्लोप अपवर्ड, सेविंग कर्व हमने देखा है ना, अपवर्ड की तरफ जाएगी, क्योंकि इनकम के बढ़ने पे सेविंग क्या हो जाती है, हमारी बढ़ती चली जाती है। और नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये भी याद रखना। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, हमने पढ़ा था ई पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओ वाई क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई, वही बातें लिखनी है आपने। अब आ गई ग्रेटर देन और लेस देन के केस हमारे। व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन आई, अगर हमारी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो क्या किया जाएगा, यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सेव करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग, कंज्यूम नहीं कर रहा है जितना फर्म सोच रही है कि वो कंज्यूम करे। इन्वेंट्री राइजेज अबव द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो इस केस में यानी कि इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। इन्वेंट्री ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, अनवांटेड इन्वेंट्री को, जो अनवांटेड इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री को, उसको हटाने के लिए अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे। कब तक कम करेंगे, जब तक सेविंग हमारे इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं चली जाती। और इस केस में क्या कर देंगे, हम अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आई इज ग्रेटर देन एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी क्या जा रही है, ज़्यादा जा रही है सेविंग से। अब लोग सेव नहीं कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग लेस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या, इन्वेंट्री कम पड़ रही है। तो इन्वेंट्री को ज़्यादा करने के लिए लोग क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। फर्म इस केस में क्या कर देगी, प्रोडक्शन बढ़ा देगी। कब तक बढ़ाएगी, जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। देख लीजिए, व्हेन एस इज़ ग्रेटर देन आई, जब एस ग्रेटर देन आई है, यानी कि सेविंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इट मीन्स दैट द हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग। इस केस में हाउस होल्ड कंज्यूम नहीं कर रहे एज मच एज द फर्म एक्सपेक्टेड दैम टू, जितना फर्म चाह रही है उतना कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वेंट्री राइजेज अबव द डिजायर्ड लेवल, इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है अपने डिजायर्ड लेवल से। टू क्लियर अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अनवांटेड इंक्रीज को कम करने के लिए फर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। इस केस में फर्म क्या कर देगी, प्लान करेगी कि वो प्रोडक्शन कम करे। कब तक कम करे, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल ना हो जाए। और दूसरा केस क्या है, जब हमारी सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स दैट द हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर। इस केस में हाउस होल्ड क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और सेविंग लेस कर रहा है, जो कि फर्म एक चाहती है, एक्सपेक्ट करती है। एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री फॉल्स डाउन। अब इन्वेंट्री क्या है, डिजायर्ड लेवल से कम होती चली जा रही है। तो इन्वेंट्री को बनाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, तो टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल पे वापस लाने के लिए फर्म वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। फर्म क्या करेगी, प्लान करेगी कि वो इंक्रीज करे प्रोडक्शन को टिल सेविंग, एंड कब तक करेगी, जब तक सेविंग और हमारी इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाती, तब तक करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बहुत अच्छे से समझना है इसे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, और ये किसने दिया था, हमारे कीनीज ने दिया था। नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ये हमारा जो मल्टीप्लायर है वो किसने दिया था, किनीज ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने डिनोट किया था मल्टीप्लायर को के से। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है, इनका मानना था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती चल जाती है, मल्टीप्लाई होती चल जाती है। उससे क्या है, एक इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम जनरेट होती चली जाती है, हमारी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है इन्वेस्टमेंट करने पर। तो इन्होंने मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया था। ये क्या है मल्टीप्लायर, ये रेशो है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा वाई का, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की वजह से हमारी इनकम में भी इंक्रीज होता है। इनका कहना ये है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है, यानी कि जितना चेंज हमारी इन्वेस्टमेंट में आएगा उतना ही चेंज, उससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई हमारा चेंज किस में आएगा, इनकम में आएगा। ओके, तो मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का भी एक कंसेप्ट है, डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है मल्टीप्लायर और एमसी के बीच,
MPC के बीच में देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जितना ज़्यादा MPC होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, या फिर वाइस वर्सा, जितना कम होता चला जाएगा MPC उतना ही कम हमारी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होती चल जाएगी। इन केस ऑफ हायर MPC, अगर MPC ज़्यादा है, पीपल विल स्पेंड, MPC का मतलब तो आपको पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि पीपल विल स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन, यानी कि जो इनकम उनकी बड़ी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसने क्या करा है, कंजम्पशन पे लगा रहे हैं। इस केस में वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारा MPC कम है तो यानी कि पीपल विल स्पेंड अ लेसर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पशन, कम पोर्शन लगा रहे हैं, कम प्रपोर्शन लगा रहे हैं, अपनी इनकम जो बड़ी है उसका कम प्रपोर्शन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी उसकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कंपैरेटिवली लेस लिख लेना, ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ते हैं हम अपने मल्टीप्लायर की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज़ इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी मल्टीप्लायर की, इन्फिनिटी होती है। और ये कब होती है, जब MPC क्या होगा हमारा 1 होगा। इंडिकेट दैट द इकोनॉमी डिसाइड टू कंज्यूम द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम। MPC 1 का मतलब है इकोनॉमी में जितनी भी एडिशनल इनकम है वो पूरी की पूरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज़ 1। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 1 होगी जब MPC क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह इकोनॉमी डिसाइड टू सेव, यानी कि इकोनॉमी सेव कर रही है होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम एंड नथिंग इज स्पेंड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कुछ भी स्पेंड नहीं कर रही, पूरा का पूरा उसमें सेव कर रही है। जो भी एडिशनल इनकम है वो क्या कर रही है, इस केस में सेव कर रही है। इसके 2 फॉर्मूले और पढ़ते हैं हम लोग। रिलेशनशिप है K इज इक्वल टू 1 बाय में 1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1 बाय में MPS के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है और MPC के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लायर का MPC के साथ तो हमने पढ़ा डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन MPS के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम वर्किंग पढ़ेंगे। ये वर्किंग तो बहुत बारी पेपर में आती है, तो इसे तो बहुत ही अच्छे से कर लेना अपना। तो वर्किंग में क्या है, द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज़ अनदर पर्सन इनकम। हमारी जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कहती है कि क्या होता है, एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम होती है। मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देती हूँ छोटा सा, कि अगर मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ 10 रुपये की, आप कहीं पर भी देख लीजिए पूरी इकोनॉमी में, मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ 10 रुपये की, तो वो मेरे लिए तो खर्चा है, लेकिन आइसक्रीम वाले के लिए वो क्या हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी। तो एक का खर्चा दूसरे की क्या होती है, इनकम होती है। When an additional investment is made, then the income increases many times more than the increase in investment. अगर कहीं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो जो इनकम में इंक्रीज़ आता है वो इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा गुना आता है, कहीं ज़्यादा गुना आता है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़। हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारा जो इनकम इंक्रीज़ होती है वो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से भी कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। किस तरीके से होती है मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ये जैसे वर्किंग है, ठीक है, इसमें हमने MPC लिया है 0.9 लिया है और ये सारी टर्म्स आपको करोड़ में दिखेगी। मान लो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। मैन एक बात ये याद रखना कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, और दूसरी बात ये याद रखना कि जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है उससे कई ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ती है। 2 बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो जब मैं 100 करोड़ की क्या कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है 100 करोड़ की इंक्रीज़ किस में आ रही है, इनकम में भी आ रही है। इन्वेस्टमेंट जितने की कर रही हूँ उतने की इंक्रीज़ हमारी किस में आ रही है, इनकम में भी आ रही है। अब हमें दिखाना है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आने की वजह से इनकम में कितने गुना इंक्रीज़ आती है, वो हमारा मल्टीप्लायर बताता है हमें। तो अब 100 में से क्या करा मैंने, जो इंक्रीज़ इन कंजम्पशन में मैंने लगाया 90, क्योंकि मेरा 0.9 क्या है, हमारा MPC है। और आप कैसे निकालेंगे डेल्टा C, जो कंजम्पशन निकालेंगे, कितना पोर्शन आपने कंज्यूम कर दिया, वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा Y, यानी कि डेल्टा Y आपका 100 है, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका MPC 0.9, यानी कि 90 करोड़ रुपीज़ आपने क्या कर दिए, कंज्यूम कर दिए। 90 करोड़ की क्या आ गई, कंजम्पशन आ गई, बाकी 10 करोड़ क्या कर लिया हमने, सेव कर लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंजम्पशन होती है वो किसी और की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो वो क्या बन गई, जो 90 इंक्रीज़ इन कंजम्पशन आए थे वो क्या बन गई, इंक्रीज़ इन इनकम बन गई 90। फिर इस पर फिर से आप वैसे ही निकालेंगे डेल्टा C आपका वही इनकम मल्टीप्लाई
एमपीसी निकलेगा। उसके बाद 81 करोड़ रुपीस तो आप इंक्रीज़ इन कंजम्पशन में जा रही है, तो 9 हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ इन सेविंग हो रही है हमारी। उसके बाद जो जिसकी कंजम्पशन बनती है किसी और की, वो इनकम बनती है आपका। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी इंक्रीज़ इन इनकम ज़ीरो नहीं हो जाती। और बताइए कि ये अमाउंट कहाँ से आया, ये पूछेंगे अब आप। इन सबको टोटल करके जो भी आपका पूरा आएगा ना, इन सबको टोटल करके ये अमाउंट आपका आएगा। ये अमाउंट वैसे आपका कैसे आएगा, आपको ये पता लगाना है। इस तरीके से आप लोग 3 या 4th राउंड तक दिखा देना, ठीक है। उसके बाद आपको ये टेबल पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आएगा आप लोगों का टोटल। बाकी सारा आप डैश 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 करके दिखा देना। ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी जो इंक्रीज़ इन इनकम है ज़ीरो नहीं हो जाती। अब आप बोलेंगे ये टोटल का अमाउंट कहाँ से आया है, तो हम टोटल का अमाउंट डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट तो हमारी 100 करोड़ हमने करी ही थी, ठीक है। और जितनी इन्वेस्टमेंट हमारी हुई थी इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, उतनी ही हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ इन सेविंग हो जाएगी, ठीक है। ये अमाउंट तो आपको पता चल गया। अब ये जो आपका 1000 करोड़ और 900 कहाँ से आ गया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए के का हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, हमारा जो ये छोटा के कर लेना, जो छोटा के है मल्टीप्लायर होता है, इसका हमने एक और फार्मूला पढ़ा था 1/1 माइनस MPC, यानी कि MPC हमने कितना ले रखा है, 0.9 ले रखा है। क्या ले रखा है, 0.9 ले रखा है। तो 1/, में क्या करेंगे, 1 माइनस 0.9 करेंगे, जो क्या आ जाएगा, 1/, में 0.10 आ जाएगा। 1/, में 0.10 आ जाएगा। 1/, में 0.10 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। यानी कि जो हमारी इनकम में इंक्रीज़ आएगा वो कितना आएगा, 10 टाइम्स आएगा। और 100 का 10 टाइम्स आएगा। किसका 10 टाइम्स आएगा, इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स आएगा। तो इन्वेस्टमेंट है 100 का 10 टाइम्स कितना हो गया हमारा, 1000 आ जाएगा यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ इन इनकम। और जो इंक्रीज़ इन कंजम्पशन है वो क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज़ इन कंजम्पशन कितनी आएगी हमारी, आप वैसे ही निकाल लेंगे। वो तो किस तरीके से निकालेंगे, जो इंक्रीज़ इन इनकम है मल्टीप्लाई MPC 0.9, यानी कि 1000 को मल्टीप्लाई कर देना 0.9 से, क्या आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा। और सेविंग तो इन दोनों को माइनस करके निकालना 100 ही आएगी, वो वैसे हमारे इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल ही जाती है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। तो यानी कि आपने देखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपीज़ हमारे लगाने की वजह से टोटल जो इंक्रीज़ आई है वो 1000 करोड़ की आई है इनकम में। आपने मल्टीप्लाई होते हुए देखा कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करने पे हमारी जो इनकम है वो कितने से इंक्रीज़ हो गई, 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। तो आपका जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है वो देख लीजिए, K इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई लगा लो। तो 1000 तो हमारा डेल्टा वाई अपॉन में 100 इजिकल टू 10 टाइम्स, ठीक है। आगे समझ यहाँ तक, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड क्या है हमारा, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन AD इज़ ग्रेटर देन AS। एक्सेस डिमांड यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, AD जब हमारे बढ़ जाता है AS से, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट इन इकोनॉमी। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी में क्या हो रहा है हमारा, AD AS से बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है हमारा, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, वो गैप होता है जो एक्चुअल AD क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है AD रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो AD हमारा आया है, जो AD हमारा एक्चुअल चल रहा है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हमें चाहिए होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, उसे हम इक्विलिब्रियम गैप बोलते हैं। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है, देखिए आप अपनी लाइन तो बना ही लेंगे, इनकम लाइन बना लेंगे, AS और इनकम लाइन बन जाएगी आपका। वही इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आएगा, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे आएगा। AD आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। ये AD क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा वो AD जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल AD निकला है वो क्या है हमारा, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए उससे एक्सीड कर गया, देखिए ऊपर चला गया। इतना पोर्शन क्या हो गया आपका, इन्फ्लेशनरी गैप का आ गया। ये सारा पोर्शन किसका हो गया आपका, इन्फ्लेशनरी गैप का हो गया। तो आप 2 AD बनाएंगे, एक AD जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए था, यानी कि ये जो E पॉइंट है ना, E पॉइंट, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे AD होना चाहिए था। लेकिन जो मेरा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड चल रही है वो हमारे जो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए था उससे एक्सीड कर गई। इसके बीच का जो ये सारा आपको गैप दिख रहा है, E से F की तरफ जो गैप दिख रहा है वो हमारा क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। EF हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके रीज़न क्या होते हैं, रीज़न और कॉजेज़ फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के बढ़ने का रीज़न क्या होता है आपका, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या पता लोगों की कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ गई है, वो डिमांड ज़्यादा करने लग गए हैं। टैक्सेस कम हो गए हैं तो भी वो क्या कर देंगे, डिमांड अपनी बढ़ा देंगे कि टैक्सेस कम लग रहे हैं, चलो भाई ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा जाए।
इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सेस डिमांड हो सकती है। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, आपको पता है इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा करेंगे इनकम उतनी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी डिमांड हो सकती है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। फॉल इन इम्पोर्ट यानी कि हमारा जो परचेज़ है बाहर से वो कम हो गया है, इसकी वजह से भी एक्सेस डिमांड हो सकती है। राइज इन एक्सपोर्ट यानी कि बाहर सामान गुड्स वगैरह बाहर जाना ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, सेल आउट ज़्यादा होने लग गई है, जिसकी वजह से हमारी एक्सेस डिमांड आ सकती है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड का कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। क्या एक्सेस डिमांड का आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। देयर इज़ नो आइडियल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, कुछ खाली कैपेसिटी नहीं है हमारी इकोनॉमी में, तो आउटपुट पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी इसमें, लेकिन जनरल प्राइस लेवल पे पड़ेगा क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उस प्रोडक्ट की हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है हमारा। एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल नोन एज इन्फ्लेशन एज एडी इज ग्रेटर देन एएस। उसके बाद डेफिसिट डिमांड इसका उल्टा है, इसमें क्या एडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एएस ज़्यादा हो जाएगा। ये वो सिचुएशन है, एडी इज़ लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। इट गिव्स इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप आता है, वो गैप जहाँ पे आपका एडी क्या हो जाता है, एक्चुअल एडी जो हो जाता है वो शॉर्ट हो जाता है, जो एडी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे चाहिए। देखिए जैसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। डायग्राम में सब कुछ वैसा ही बनेगा, बस क्या हो जाएगा, एडी जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी है वो ऊपर बनेगा, ये वाला बनना चाहिए था, लेकिन जो एक्चुअल एडी है वो क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। आपका एक्चुअल एडी कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो ये जो ईजी है ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा क्या जा रहा है, आपका डिफ्लेशनरी गैप जा रहा है। क्या जा रहा है, ये पूरा आपका डिफ्लेशनरी गैप जा रहा है, यानी कि जो एडी आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे बनता वो ज़्यादा बनता, लेकिन जो एक्चुअल एडी बन रहा है वो हमारा कम बन रहा है, जिसकी वजह से क्या राइज हो रहा है, डिफ्लेशनरी गैप राइज हो रहा है। अब इसके रीज़न क्या है, पूरे एक्सेस डिमांड के उल्टे इसके रीज़न है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि लोगों की कंज्यूम करने की क्षमता कम हो गई है, टैक्स बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो गया है, इम्पोर्ट बढ़ गई है यानी कि बाहर से परचेज ज़्यादा कर रही हूँ और एक्सपोर्ट कम कर रही हूँ, सेल आउट कम कर रही हूँ बाहर। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डेफिसिट डिमांड का इम्पैक्ट देख लेते हैं क्या पड़ता है। इफेक्ट ऑन आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन आउटपुट ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो पड़ा बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को क्या करना पड़ेगा कि उसको वो प्लान करे कि प्रोडक्शन कम करे। इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान लेसर प्रोडक्शन फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, आगे वाले पीरियड के लिए वो कम प्रोडक्शन करे। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इट कॉजेज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आने लग जाएगी। जब प्लान्ड आउटपुट हमें फॉल करना पड़ेगा, आउटपुट कम करना पड़ेगा, तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी क्योंकि हम वर्कर्स नहीं रखेंगे। और जनरल प्राइस लेवल तो ऑब्वियस है आपका फॉल ही हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा इसमें ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जब डिमांड ही नहीं है तो उस केस में प्राइस क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। अब मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, हमें क्या करने हैं मेजर्स, हम किस तरीके से कंट्रोल करें एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को। इसके लिए आप लोग अपना बैंकिंग चैप्टर का याद कर लेना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। उससे मिलता जुलता टॉपिक है, सारा उसी में ही कवर हो रहा है, मैंने वो ऑलरेडी आपको समझा दिया है। एक बार दोबारा से कंसेप्ट देख लेते हैं शॉर्टकट में। देखो पहला क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमने कॉजेज में पढ़े थे ना कि गवर्नमेंट अब एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही है एक्सेस डिमांड के केस में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा लेवल ऑफ एडी कम हो जाएगा, उससे हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डेफिसिट के केस में अब कुछ भी नहीं है मार्केट में, तो गवर्नमेंट को ही अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, एडी को बढ़ाना पड़ेगा और डिफ्लेशनरी प्रेशर को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ गई क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट, जिसे हम ऑलरेडी बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो रेट जिस पे क्या करता है, सेंट्रल बैंक लैंड देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो उस केस में अगर मेरा एक्सेस डिमांड है यानी कि डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा हो रही है, इस केस में मुझे इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करना है। डिमांड ज़्यादा हो रही है, अब डिमांड को क्या करना है, इस केस में कम करना है तो क्या करूँगी,
यानी कि मुझे खर्चों को कम करवाना है। इस केस में कम करवाने के लिए क्या करूँगी, बैंक रेट बढ़ा दूँगी। बैंक रेट बढ़ा दूँगी तो कमर्शियल बैंक के लिए जो बोरोइंग है वो महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक अपना भी लैंडिंग रेट बढ़ा देगा। अपना लैंडिंग रेट बढ़ा देगा तो उससे क्या हो जाएगा, लोग उससे बोरो नहीं करेंगे, लोग लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं फैलेगा। मार्केट में पैसा नहीं फैलेगा तो लोग खर्चा भी नहीं करेंगे। खर्चा नहीं करेंगे तो हमारी एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। अब क्या है, रीड आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ये, ठीक है। इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, अगर डेफिसिट डिमांड की बात करी जाए तो बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा। बैंक रेट कम हो गया, डेफिसिट डिमांड यानी कि अब लोग डिमांड नहीं कर रहे, हमें उनसे डिमांड करवानी है, तो डिक्रीज इन बैंक रेट कम कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी, सेंट्रल बैंक डिक्रीज इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो बोरोइंग करना क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के लिए सस्ता हो जाएगा। सेंट्रल बैंक से वो बोरो करेगा तो क्या हो जाएगा, अपना खुद का लैंड, अगर उसके लिए सस्ता पड़ रहा है सेंट्रल बैंक से बोरो करना तो अपना लैंडिंग रेट भी वो क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से बोरोअर यानी कि जो आम जनता है वो भी लोन लेना स्टार्ट कर देगी। कमर्शियल बैंक से लोन लेगी तो पैसा मार्केट में फैलेगा। पैसा फैलेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, डेफिसिट डिमांड ठीक हो जाएगी, लोग अपनी कंजम्पशन बढ़ा देंगे, पैसा आएगा लोगों के पास। तो अब बात कर लेते हैं ओपन मार्केट सिक्योरिटी। मैंने आपको ओपन मार्केट सिक्योरिटी भी बताया था। क्या होता है ओपन मार्केट सिक्योरिटी, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक करती है पब्लिक और कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड के केस में क्या होती है, वो सेल कर देती है सिक्योरिटीज़ को। अगर वो एक्सेस डिमांड को अब कम करना है, हमें डिमांड बहुत ज़्यादा होती चल जा रही है, कम करना है, तो क्या करती है, अगर सेल कर देती है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, सिक्योरिटी को सेल कर रही है, तो इससे रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और क्रेडिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो एडी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। एडी कम हो जाए तो कंट्रोल में आने लग जाएगा। अगर डेफिसिट डिमांड है तो वो क्या कर लेगी, सिक्योरिटीज़ परचेज करने लग जाएगी। सिक्योरिटीज़ परचेज करेगी तो रिजर्व बढ़ जाएगा। रिजर्व बढ़ जाएगा तो क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारी एडी भी बढ़ने लग जाएगी। डेफिसिट के केस में हमें एडी बढ़ानी होती है, एक्सेस डिमांड के केस में हमें क्या करनी पड़ती है, एडी कम करनी होती है, जब भी तो कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट है हमारा लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में हमने दो पढ़े थे, सीआरआर और एसएलआर। पहले सीआरआर की बात कर लेते हैं। वो मिनिमम परसेंटेज होता है जिसे क्या करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो हम सीआरआर बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो हमारे कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व है वो कम हो जाएगा, तो वो लोन भी ज़्यादा नहीं देगा। लोन ज़्यादा नहीं देगा तो हमारा क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। अगर सीआरआर कम कर दिया तो हमारे पास जो कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑफ कमर्शियल बैंक लिख लेना। कमर्शियल बैंक का रिजर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्रेडिटेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। क्रेडिट ज़्यादा देने लग जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा एसएलआर। एसएलआर आपको पता है क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक जो रिजर्व अपने पास रखती है एक्सेस डिमांड के केस में क्या करेगी, एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। एसएलआर को बढ़ाने की वजह से लोन इतना नहीं दे पाएगी। जब वो रिजर्व संभाल के रखेगी तो लोन नहीं देगी, इतना ज़्यादा लोन नहीं देगी तो मार्केट में पैसा नहीं फैलेगा। मार्केट में पैसा नहीं फैलेगा तो उसकी क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो हमारी डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड ही नहीं होगी। और डेफिसिट डिमांड में क्या होगा, हमारा सीआरआर कम कर दिया जाएगा। कम कर दिया सीआरआर तो हमारे लोन देने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे कमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी, जिससे कि क्रेडिट क्रिएटिंग पावर बढ़ जाएगी। क्रेडिट क्रिएटिंग पावर बढ़ जाएगी तो एडी भी, हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पहला है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि वो डिफरेंस होता है जो लोन मैं दे रही हूँ और जो सिक्योरिटी मिल रही है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। अगर 40% डिसाइड करा है सेंट्रल बैंक ने तो उसे सिर्फ लोन कितना मिलेगा, 60%। सिक्योरिटी का 60% ही लोन मिलेगा, सिर्फ सिक्योरिटी का 60% ही लोन दिया जाएगा, ठीक है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाए तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, यानी कि बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे कि हमारा लेवल ऑफ एडी भी कम हो जाएगा। अगर डेफिसिट डिमांड है, अब हमें डिमांड को बढ़ाना है तो डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट में मैं डिक्रीज कर दूंगी। बोरोइंग कैपेसिटी मेरी इसमें इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिटेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड की लेवल हमारा बढ़ जाएगा। अगर मॉरल सुएशन की बात करें तो मॉरल सुएशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स। कुछ तरीके का प्रेशर है जो सेंट्रल बैंक अदर बैंक पे डालता है इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट। उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें ये काम करना ही करना है। इट इज़ एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशन, स्पीचेस, लेटर्स, इस तरीके से करता है वो। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर सेंट्रल बैंक एडवाइजेज, रिक्वेस्ट और परसुएट द कॉमर्शियल बैंक नॉट एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव एंड नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़। सेंट्रल बैंक एक्सेस डिमांड के केस में क्या करता
है, कमांड करता है, ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है या एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक को कि क्रेडिट ना दें, एडवांस क्रेडिट ना दे किसी भी स्पेकुलेटिव और नॉन एसेंशियल एक्टिविटी के ऊपर। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में वो रिक्वेस्ट करता है, परसुएट करता है और एडवाइस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट एनकरेज करें। यानी कि एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, डिस्करेज कर देता है क्रेडिट देने से, और डेफिसिट डिमांड के केस में वो एनकरेज करता है क्रेडिट को। उसके बाद सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेंट्रल बैंक गिव डायरेक्शन टू अदर बैंक टू गिव और नॉट टू गिव। वही है इसमें भी कि वो डायरेक्शन देता है कि उन्हें लोन देना है या नहीं देना फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर। एक्सेस डिमांड के केस में वो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्रेडिट कम करने के लिए बोलता है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, कि एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट ना फैले इसलिए वो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस कर देता है। और इस केस में वो विड्रॉ कर देता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मेक एफर्ट टू एनकरेज क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है आपका, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, आपने देखा ही है 1 फरवरी को आ जाता है जो गवर्नमेंट बजट। देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट, जैसे कि आपको पता ही है लास्ट डे ऑफ फरवरी पहले ही आता था, लास्ट डे ऑफ फरवरी हमारा गवर्नमेंट बजट निकलता था, अब तो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी निकल जाता है हमारा गवर्नमेंट बजट। तो क्या होता है गवर्नमेंट बजट, ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट, जो शो करती है आइटम वाइज शो करती है क्या, कितना पैसा लेना है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर कितना आया और कितना गया ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। जिसमें फिस्कल ईयर क्या है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारा एनुअल स्टेटमेंट बनता है, आइटम वाइज शो होता है, एस्टिमेट किया जाता है कितनी रिसिप्ट हुई है और कितनी एक्सपेंडिचर हुई है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, उसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ये क्या होती है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के, वो पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाए। हमारे जो रिसोर्सेज हैं इस तरीके से एलोकेट किए जाएं कि हमें क्या मिले, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले और पब्लिक वेलफेयर यानी कि सोशल बेनिफिट भी मिले। हमारे रिसोर्सेज इस तरीके से रीएलोकेट किए जाएं कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले और सोशल बेनिफिट भी मिले, यानी कि प्रॉफिट भी बढ़े और पब्लिक का वेलफेयर भी बढ़े कंट्री का। ठीक है, तो किस तरीके से रीएलोकेट किया जाता है, एक तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ वगैरह के थ्रू किया जाता है कि टैक्स में कंसेशन दे दिया पुअर पीपल को, प्रोड्यूसर्स को क्या दे देती है वो, टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज़ दे देती है, जैसे आपका खादी प्रोडक्ट वगैरह आया था। ठीक है, और क्या करती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन। जिस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर हमारा इंटरेस्ट नहीं लेता, गवर्नमेंट खुद ही क्या कर लेती है, उस सेक्टर में प्रोडक्शन कर लेती है। इस तरीके से वो रीएलोकेट ऑफ रिसोर्सेज करती है जिसमें इकोनॉमिक का भी और सोशल सोसाइटी का दोनों का ही बेनिफिट हो, जैसे कि टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज़ दे दिया कुछ प्रोडक्ट में, या फिर जो प्रोडक्ट हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उसको गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर लेती है। बी है हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी इनकम और वेल्थ में किस तरीके से, कि जैसे कि इनकम एंड वेल्थ यानी कि जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल पे तो टैक्स लगा दिया जाए। ठीक है, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ले लेती है, और जो पुअर पीपल हैं उनको क्या दे दी जाए, सब्सिडीज़ दे दी जाए, यानी कि उनको पैसा दे दिया जाए, सब्सिडीज़ की फॉर्म में उनको पैसा दे दिया जाए। इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोसिस टैक्स ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर, पुअर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाए और रिच से ज़्यादा पैसा लिया जाए। इस तरीके से वो इनइक्वालिटी जो है हमारी इनकम एंड वेल्थ को उसको रिड्यूस करती है कि पुअर को तो पैसा देती है और रिच से पैसा लेती है टैक्स की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है हमारा, गवर्नमेंट बजट किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। हमारे जो फ्लक्चुएशन आते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी को लेकर के, उसको भी कंट्रोल करते हुए हमारा गवर्नमेंट बजट चलता है, पॉलिसी बनाता है प्राइस से रिलेटेड, इकोनॉमी में किस तरीके से स्टेबल किया जाए प्राइस को इन्फ्लेशनरी के टाइम पे और डिफ्लेशनरी के टाइम पे, यानी कि जब सरप्लस बजट हो इन्फ्लेशनरी के टाइम पे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, या डेफिसिट बजट को डिफ्लेशनरी के टाइम पे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, इसका भी हमारा गवर्नमेंट बजट डिसाइड करते हुए चलता है। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज।
हमारे क्या है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि किसके लिए बने हैं, सोशल वेलफेयर, पब्लिक की सोशल वेलफेयर के लिए बने हैं। तो बजट इस तरीके से भी प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा क्या हो, इन पब्लिक सेक्टर को भी, इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी पूरी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमारी किसके लिए हेल्प, किसकी हेल्प करते हैं, पब्लिक की, सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए जो काम करते हैं उनको भी फाइनेंशियल हेल्प या किसी भी तरीके की हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से किया जाता है। हमारी जो कंट्री की ग्रोथ रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी जितनी भी सेविंग हो रही है, रेट ऑफ सेविंग, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर डिपेंड करती है। तो बजटरी पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है कि सफिशिएंट रिसोर्सेज रहें हमारे पास, इन्वेस्टमेंट करें हम पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट मेक वेरियस प्रोविजन इन द बजट टू रेज ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। गवर्नमेंट किस तरीके से, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। तो बजट हमारा, गवर्नमेंट इस तरीके से प्रोविजन बनाती है बजट में कि हमारा ओवरऑल जो सेविंग का रेट है और जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो क्या हो जाए, रेज हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। गवर्नमेंट बजट एम टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़। टैक्सेशन के थ्रू वो क्या करना चाहती है, रिड्यूस करती है रीजनल डिस्पैरिटीज़ को। एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर एनकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन, यानी कि वो अपने बजट में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन को नहीं भूलती है, अपने बजट में भी उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन यूनिट हमारी एनकरेज करती है, सेटिंग अप करती है प्रोडक्शन यूनिट की, यानी कि वो रीजन टू रीजन डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करती है, यानी कि किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता है। वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन का भी ध्यान रखती है बजट बनाते टाइम। नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हमारा रिवेन्यू बजट है और कैपिटल बजट है। रिवेन्यू में जिसमें डे टू डे बजट बनाया जाता है, इट डील्स विद द रिवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का इसमें रिवेन्यू एस्पेक्ट काम करता है। इट एक्सप्लेन हाउ रिवेन्यू इज जनरेटेड और कंट्रोल्ड बाय द, किस तरीके से रिवेन्यू जो है हमारे जनरेट करे जाएँ और कलेक्ट करे जाएँ गवर्नमेंट से, बाय द गवर्नमेंट। कैसे गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करेगी और कलेक्ट करेगी। और इसके जो रिवेन्यू बजट हैं वो हमारे टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है। रिवेन्यू रिसिप्ट, जितना भी रिवेन्यू डे टू डे रिसिप्ट करना होता है, या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना भी डे टू डे खर्चा होता है। और कैपिटल बजट हमारा लॉन्ग टर्म बजट होता है। इट डील्स विद कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें। नेक्स्ट जब हम बजट रिसिप्ट की बात करेंगे तो बजट रिसिप्ट में हमारी दो रिसिप्ट आएंगी, वही रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट है या फिर कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है। तो अब बात कर लेते हैं रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट की। रिवेन्यू रिसिप्ट जो होती है उसमें क्या है, नाइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, उसमें किसी भी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही किसी तरीके का हमारा एसेट रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती और किसी भी तरीके का एसेट रिड्यूस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो, ना ही हमारी एसेट किसी तरीके की रिड्यूस हो। तो जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको एक, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि इसमें टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू की हम लोग बात करेंगे कि इसमें टैक्स, अगर टैक्स लगता है आप लोगों का, किसी भी तरीके का टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या फिर इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया या फिर वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इसमें किसी भी तरीके की आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इसमें या तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर हमारा एसेट रिड्यूस होगा। जैसे कि बोरोइंग, अगर मैं उधार बोरोइंग लेती हूँ किसी से तो क्या हो रही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। रिकवरी ऑफ लोन कर रहे हैं तो हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। अदर रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट में भी हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। स्मॉल सेविंग्स, ये सारा क्या हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। इसमें बोरोइंग में हमारी क्या हो रही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। रिकवरी ऑफ लोन में हमारे एसेट कम हो रहे हैं। अदर रिसिप्ट की बात करी जाए तो उसमें हम दो पढ़ेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम सेल कर देते हैं कुछ या थोड़ा सा शेयर अपने पब्लिक सेक्टर का, जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है, ऑफ अ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो कुछ गवर्नमेंट अपना कुछ हिस्सा क्या कर देती है, कुछ शेयर क्या कर देती है, सेल आउट कर देती है। तो इसमें भी हमारा एसेट कम हो रहा है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। स्मॉल सेविंग तो ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया। स्मॉल सेविंग क्या होती है, फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक ने जो फंड रेज किया है वो क्या कर देती है, हमारा रेफर्स टू द फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट होती है। इस केस में हमारी क्या होती है, स्मॉल सेविंग, हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके की रेज कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, तो इसमें हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टैक्स रिवेन्यू।
हमारे 2 सोर्स हैं हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट के। रेवेन्यू रिसिप्ट आपको पता है क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही होती है। तो इसमें हम 2 पढ़ेंगे, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस। कोई रिसिप्ट लेते हैं हम, सम टोटल लेते हैं रिसिप्ट, कुछ रिसिप्ट करते हैं टैक्स के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में हम रिसिप्ट लेते हैं। अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। टैक्स तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, सम टोटल होता है जो हम रिसिप्ट करते हैं फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इम्पोज करती है। जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये हमारा। डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हम किसी और पे इम्पोज नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स दीज आर इम्पोज ऑन प्रॉपर्टी पे या इनकम ऑफ इंडिविजुअल या फिर कंपनीज पे, या डायरेक्टली पेड बाय देम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स दो टैक्स विच इफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी, जो कि इफेक्ट करते हैं इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कंपनी थ्रू देयर कंजम्पशन। हम कुछ कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, वो तो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन इसमें हमारी इनकम प्रॉपर्टी जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। इसके एग्जांपल होगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स। इसके एग्जांपल होगा सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट। इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है? कोई और गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है टैक्स के अलावा, किसी और सोर्स के थ्रू क्या कर रही है गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है टैक्स के अलावा, उसे हम नॉन टैक्स रिसिप्ट बोलते हैं। इट रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट के अलावा गवर्नमेंट जब रिसिप्ट करती है किसी और सोर्स से तो उसे हम नॉन टैक्स बोलते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट के फॉर्म में ले लिया, या प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फी, फाइन एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये सारे हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं। ये तो हमने पढ़ ली थी बजट रिसिप्ट के बारे में। अब पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। बजट एक्सपेंडिचर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी हमारी। नाइदर क्रिएट एन एसेट्स, किसी भी तरीके का एसेट क्रिएट नहीं होगा, और ना ही किसी तरीके की लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस होगी। जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी देने पे ना ही कोई एसेट गई, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। जैसे कि पेंशन में भी यही है। और जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें या तो इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो और आ रहा है ना, और वाले में याद रखना एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या तो एसेट क्रिएट होगी या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। जैसे कि रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग दे रही हूँ तो क्या हो रहा है? लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। एक्सपेंडिचर लगा रही हूँ कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए तो क्या हो रही है? एसेट क्रिएट हो रही है। तो ये क्या हो गया? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट के मेजर्स पढ़ेंगे। गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है? जब मेरा जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है रिवेन्यू से, यानी कि इनकम इतनी नहीं है जितने मेरे खर्चे होते चले जा रहे हैं, वो हमारा गवर्नमेंट डेफिसिट होता है। बजटरी डेफिसिट हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे आप, फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे आप, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। रिवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ आप रिवेन्यू वाला पोर्शन लेंगे, रिवेन्यू का ही खर्चा और रिवेन्यू का ही रिसिप्ट, ठीक है। और फिस्कल वाले में आप टोटल लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, इसमें बोरोइंग नहीं आएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी बोरोइंग। और प्राइमरी डेफिसिट में आप फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे। तो पहले रिवेन्यू डेफिसिट से स्टार्ट करते हैं, अपना सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। वही है, जब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। इट इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज बजट। ये दिखाता है, ये एबिलिटी दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चों को भी नहीं उठा पा रही है। अगर हाई रिवेन्यू डेफिसिट चला गया, ये वार्निंग सिग्नल है कि भाई अपने खर्चों को कम कर दो। टू आइदर कर्टेल इज एक्सपेंडिचर, या तो खर्चों को कम कर दो या फिर अपना रिवेन्यू बढ़ा लो, ठीक है। डेफिसिट यानी कि घाटा हो रहा है ना, खर्चे बढ़ते चल जा रहे हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट यानी कि कुछ आ कम रहा है, डे टू डे रिवेन्यू कम हो रहा है और खर्चे बढ़ते चल जा रहे हैं, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग, गवर्नमेंट कहाँ चल जाती है? डिसेविंग, यानी कि गवर्नमेंट के पास इस केस में कुछ भी नहीं रह जाता है। गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्चे उठाने के लिए वो कहीं ना कहीं से बोरो कर रही होती है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेकअप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, या तो उसे कैपिटल रिसिप्ट का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ता है, या डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि अपना कुछ हिस्सा क्या करना पड़ता है? सेल आउट करना पड़ता है डिसइन्वेस्टमेंट में। अब मेजर टू रिड्यूस रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट हम कैसे रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस एक्सपेंडिचर, या तो अपने खर्चों को कम कर दो भाई, जो अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी बेकार के खर्चे हैं उसे कम कर दो, या फिर इंक्रीज रिवेन्यू, अपने रिवेन्यू को बढ़ाओ, किसके थ्रू? टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू
के थ्रू क्या करो, उसे बढ़ाओ, अपनी रिसिप्ट बढ़ाओ, ठीक है, टैक्स ले करके या नॉन टैक्स इंटरेस्ट, फाइन, पेमेंट वगैरह से। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होता है, लेकिन एक्सक्लूड कर देता है ये बोरोइंग को ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपकी? इसके इम्प्लीकेशन में आपका आता है डेट रेट हो जाता है, इन्फ्लेशन, फॉरेन डिपेंडेंस, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ आपकी नहीं हो पाती। हम फॉरेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि हम इस खर्चों को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, फॉरेन से बोरो करते हैं, इन्फ्लेशन पीरियड में चले जाते हैं, या डेट रेट हो जाता है। ये इम्प्लीकेशन है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग डेफिसिट। डेफिसिट को किस तरीके से फाइनेंस किया जाएगा? वही बोरो करेंगे या तो फॉरेन सोर्सेज से, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे न्यू करेंसी को। ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट लेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे प्रीवियस बोरोइंग पे। ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट बताता है, इंडिकेट हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस। कितनी गवर्नमेंट की बोरोइंग है जिस पे हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है अपने खर्चों को करने के लिए, खर्चों को ठीक करने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड प्राइमरी। फिस्कल और प्राइमरी के बीच का जो डिफरेंस है वो शो करता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग इन द पास्ट। और जो हमारा फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट का जो डिफरेंस है वो बताता है कि कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना है पास्ट बोरोइंग पे। लो और ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। अगर ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट है तो ये इंडिकेट करता है कि जो इंटरेस्ट की कमिटमेंट है या अर्लियर लोन पे जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट को देने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है हमारा? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है हमारा? रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। एक करेंसी जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी में क्या होती है हमारा, चेंज होती है। एक करेंसी क्या होती है, दूसरी करेंसी में चेंज होती है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यानी कि एक डॉलर में कितने रुपये हैं, ये क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। वन डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹60 60 रुपीज़ में चेंज हो रहा है एक डॉलर, तो ये क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। उसके बाद बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की। देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका? इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हमारी जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो कम हो जाती है, किसकी टर्म में? इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि फॉरेन करेंसी की टर्म में हमारी करेंसी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। उसकी वैल्यू कैसे होती है? देखो, फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ प्राइस $1 राइजेज फ्रॉम ₹55 to 60। ये दोनों रुपीज़ में है, ये लिख लेना अपना, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में है, ठीक है। $1 जहाँ पहले 55 रुपये का था, अब वो डॉलर कितने का हो गया, 60 रुपये का हो गया है, ठीक है। जहाँ $1 पहले 55 रुपये का था, वहाँ अब वो डॉलर कितने का हो गया, 60 रुपये का हो गया। आप तो बोलोगे कि ये डॉलर तो बढ़ रहा है रुपीज़ में। नहीं, ये बढ़ नहीं रहा। जहाँ एक्सपोर्ट, यहाँ से पहले सामान जितना $1 मिलता था 55 रुपये पे, पहले कितना मिलता था, 55 रुपये के सामान जाने पे $1 मिलता था। अब सामान ज़्यादा जाएगा, 60 रुपये के गुड्स जाएंगे और डॉलर कितना मिलेगा, ₹1 ही मिलेगा। तो क्या हो गई, हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई बाहर की करेंसी में। अब वो उतने ही डॉलर में क्या ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स ले सकते हैं हमसे। यानी कि बाहर की करेंसी के लिए हमारा जो करेंसी है, हमारा जो पैसा है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट क्या करेंगे, विद सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। अब वो एक ही डॉलर पे जहाँ पहले 55 रुपये का सामान लेते थे, अब वो 60 रुपये का सामान ले सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट टू USA विल इंक्रीज। अब क्या हो जाएगी, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। यानी कि सेल क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ से सामान ज़्यादा होने लग जाएगा, वो हमसे ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि उनका हमारे जो रुपीज़ हैं उनके लिए क्या हो गए, सस्ते हो गए, वो सस्ते पड़ जाएंगे। जहाँ वो पहले 55 रुपये का सामान लेते थे $1 में, अब वो 60 रुपये का सामान ले पाएंगे $1 में। देखिए, करेंसी एप्रिसिएशन देख लेते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें क्या होती है, हमारी जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो बढ़ जाती है फॉरेन करेंसी
के कंपैरिजन में फॉरेन करेंसी की टर्म में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। यानी कि इंडियन रुपी क्या हो जाता है, अप्रिशिएट हो जाता है। $1 जब फॉल हो जाता है 60 से 55 रुपीज़ में, याद रखना ये दोनों क्या है, रुपीज़ में। 60 से अब हमारा डॉलर क्या हो गया, 55 रुपीज़ का हो गया। यानी कि जहाँ पे जब मैं खरीदती थी 60 रुपये दे करके $1 खरीदती थी, अब मैं 55 रुपये दे करके $1 खरीद सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, इस केस में हम क्या बढ़ा देते हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए उनका डॉलर क्या हो गया है, अब सस्ता हो गया है। 1 रुपी, यानी कि उनकी वैल्यू, उनके लिए वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है फॉरेन करेंसी के। अब उनके लिए गुड्स महंगे हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए क्या हो गए, सस्ते हो गए हैं। तो हम इस केस में क्या कर देंगे, इम्पोर्ट बढ़ा देंगे। 1 रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर। अब 1 रुपी ज़्यादा से ज़्यादा के लिए एक्सचेंज होगा, दैट इज़ विथ सेम अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम यूएस से। यानी कि उतने ही अमाउंट में मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकती हूँ। इट लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट बढ़ा देंगे यूएसए से। अमेरिकन गुड्स अब हमारे लिए क्या हो गए हैं, चीपर हो गए हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम देख लेते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिस्टम जहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है करेंसी का वो कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है। इसका पर्पस क्या है, अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी रहे फॉरेन ट्रेड में और कैपिटल मूवमेंट में। तो ये था हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। और नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्या होता है, इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डिफरेंट करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये वो सिस्टम है जहाँ पे एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है, फोर्सेस जहाँ पे डिमांड और सप्लाई हमारी डिफरेंट करेंसी की मीट करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ये वो रेट डिसाइड किया जाता है। इसमें किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। वही डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी के थ्रू किया जाता है इसमें भी। लेकिन बट इसमें कहानी में ट्विस्ट है, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवेंट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस चेंज कर सकते हैं एक्सचेंज रेट को। ठीक है, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन दोनों के बीच का हाइब्रिड है मैनेज फ्लोटिंग रेट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट का और फ्लेक्सिबल, दोनों के ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, दोनों के ही एडवांटेजेस हमारे मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में आते हैं। इट एम्स टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर टारगेट वैल्यू। इसका एम क्या है कि एक्सचेंज रेट किसके क्लोज रहे, डिज़ायर टारगेट वैल्यूज़ के क्लोज रहे। और इसको क्या बोला जाता है, और डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। अब क्या है डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट। हम क्यों करते हैं डिमांड एक्सचेंज रेट की, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, टूरिज्म बाहर घूमने के लिए चाहिए होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र करने के लिए अब्रॉड में उसके लिए चाहिए होती है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, हमारा जो वन साइडेड ट्रांसफ़र होता है, गिफ्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारे हमारे यूनिलेटरल में आते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप्स हो गई, परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्रीज़ में हमें एसेट परचेज़ करना है, उसके लिए चाहिए होते हैं। स्पेकुलेशन के लिए चाहिए होते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों जाएगा पैसा यहाँ से फॉरेन करेंसी का, एक्सपोर्ट के टाइम पे जाएगा जब सेल होगी। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारा एक्सपोर्ट के टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होगी हमारी अब्रॉड से, स्पेकुलेशंस होगा तो हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई होती है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, मार्केट ये वो मार्केट है जहाँ पे फॉरेन करेंसी बॉट और सोल्ड करी जाती है। इसके जो फंक्शंस हैं वो 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये पहला है ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ये पैसा क्या हो जाता है इसमें, ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्री के बीच में क्या हो जाती है, परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र हो जाती है। परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, इसके थ्रू किया जाता है। और क्रेडिट फंक्शन क्या है इसका, क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ये क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि बाद में पैसा दे देना। क्रेडिट पे भी हम सेल परचेज कर सकते हैं। हैचिंग फंक्शन परफॉर्म करता है ये। एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल। इसमें एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों ही एग्रीमेंट में आ जाते हैं। बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट, यानी कि सेल और बाय कर लेते हैं फ्यूचर डेट पे, करंट प्राइस पे, करंट एक्सचेंज रेट पे, करंट प्राइस पे। फ्यूचर डेट में वो क्या करते हैं, उसे बाय एंड सेल करते हैं, उसे हम हैचिंग फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारी, ये क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देती है सारे ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अभी बताऊंगी क्या होता है। बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के रेजिडेंट के बीच में, और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के देश के और रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के बीच में, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। ये क्या बताती है हमें, अकाउंटिंग स्टेटमेंट देती है, सिस्टमैटिक
रिकॉर्ड बताती है किसका, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक टर्म आई थी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है, रेफर्स टू दो ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स सर्विसेज मनी एंड, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो सारा इन्वॉल्व करती है जिसमें किसी भी तरीके की ट्रांसफ़र हो रही है या फिर ओनरशिप आ रही है गुड्स की, सर्विसेज की, मनी की या एसेट्स की। देख लीजिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आपका क्या क्या आएगा, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स यानी कि जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे हमारे विजिबल आइटम होते हैं। ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, जो भी फिजिकल गुड्स हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। इनविजिबल आइटम जिसे हम छू नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो एक सर्विसेज होती हैं, यानी कि हर तरीके की सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, देते हैं और बाहर देशों में देते हैं और लेते हैं, जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग एक्सेट्रा। और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे कि वन वे पेमेंट होती है, वन वे ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंस या अदर वन वे ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। कैपिटल ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र यानी कि कैपिटल रिसिप्ट यानी कि बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट, और कैपिटल पेमेंट यानी कि हम किसी भी तरीके का एसेट परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो इसमें कौन सा सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। इसकी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम में जाती है, यानी कि डेबिट क्रेडिट के केस में डेबिट क्रेडिट यूज़ होता है। इसमें क्रेडिट साइड यानी कि जितने भी इनफ्लो हुए हैं, सोर्सेज हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज के, वो क्रेडिट साइड जाएंगे। डेबिट साइड सारे आउटफ्लो जाएंगे और यूज़ करेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज, वो सारा जाएगा। बैलेंस बीओपी कब माना जाएगा, जो रिसिप्ट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज वो किसके इक्वल आ रहा है, जो पेमेंट हुई है उसके इक्वल आ रहा है। सरप्लस बीओपी कब होगा, जो रिसिप्ट हुआ है वो ज़्यादा चला जाएगा हमारे पेमेंट से। और डेफिसिट कब जाएगा, जो रिसिप्ट हुआ है वो कम हो जाएगा हमारी पेमेंट से, तो डेफिसिट बीओपी आ जाएगा। और बात होती है बीओटी। बीओटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होती है विजिबल गुड्स। इसमें हमने बीओपी में सब पढ़ा, यूनिलेटरल, इनविजिबल, विजिबल, सब सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को डाला जाता है, रिकॉर्ड करते जाता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं, विजिबल गुड्स होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, विजिबल गुड्स जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। बीओटी क्या होता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। जो एक्सपोर्ट है वो क्रेडिट आइटम है, पॉजिटिव होता है, इंपोर्ट है वो नेगेटिव है, डेबिट आइटम होता है, ठीक है। सरप्लस बीओटी कब होगा, जब आपका एक्सपोर्ट बड़ा हो जाएगा इंपोर्ट से, तो हमारी क्या होगी, ये सरप्लस में जाएगी। बीओटी उस केस में फेवरेबल होगा कंट्री के लिए। डेफिसिट बीओटी कब होगा, जब एक्सपोर्ट छोटा हो जाएगा, इंपोर्ट बड़ा हो जाएगा, बीओटी उस केस में डेफिसिट जाएगा, बीओटी अनफेवरेबल होगा इस केस में। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी के। कंपोनेंट्स, हम दो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं। मीनिंग देखते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी हमने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पढ़े हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट में जाते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है हमारा, all those transactions between the resident of the country and the rest of the world which cause a change in the asset, जिसमें asset में change आ रहा हो या liability में change आ रहा हो resident of the country और its government। जब asset में change आ रहा हो और liability में change आ रहा हो तो वो सारे हमारे capital account में जाते हैं, और current account में सारे export import goods के services के unilateral transfer के during a given period of time में जाते हैं। current account क्या हमारा flow concept है, क्योंकि all item of the flow nature, सारे item flow nature के हैं। और ये क्या हमारा stock concept है, इसके सारे item stock नेचर के हैं, ठीक है। और जो इसके कंपोनेंट है वही विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनकम, रिसीट, पेमेंट सब आएगा इसमें। और इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या है, बोरोइंग हो गए, जो एसेट और लाइबिलिटीज़ में चेंज लाते हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बोरोइंग हो गए, लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, से लैंड करना, लोन लेना और लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना अब्रॉड में या इन्वेस्टमेंट आना अब्रॉड से, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आपका सारा कैपिटल अकाउंट में जाता है। एक डिफरेंस और है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं आपके, ऑटोनोमस क्या होते हैं, रेफर्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। ये एक ट्रांजैक्शन होती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जो किसकी वजह से लेती है, इकोनॉमिक मोटिव की वजह से लिया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बनाया जाता है ये। और ये क्या है, रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर, किसके लिए की जाती है ये ट्रांजैक्शन, ये डेफिसिट और सरप्लस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में जब सरप्लस या डेफिसिट आ जाता है तो ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस की जाती है। और इसका इफेक्ट बीओपी अकाउंट पे क्या इफेक्ट है, ये इंडिपेंडेंट नेचर की है, बीओपी पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका सरप्लस और डेफिसिट में किया जाता है। तो दिस ट्रांजैक्शन आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट, कि बीओपी अकाउंट में बैलेंस बना के चलती है। करंट एंड कैपिटल अकाउंट ये दोनों में काम आती है। ऑटोनोमस आपकी करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में ली जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में टेक प्लेस की जाती है। आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट हम और लेकर आएंगे अपना नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम इसमें डालती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती। तब तक आप लोग इतना ही पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।